कार्यक्रम प्रबंधन संगठन के उद्देश्यों के एक समूह को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं का समन्वित प्रबंधन है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि परियोजना छोटी हो या बड़ी हो, महत्वपूर्ण ये है कि परियोजना को एक इकाई के रूप में देखा जाए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए विश्व युवक केंद्र ने बॉश इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम और परियोजना विकास और प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए समर्थ्य परियोजना 4 महीने का ई प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए हम जानते हैं कि अपनी संस्था के लिए कार्यक्रम और परियोजना विकास और प्रबंधन को कैसे मजबूत करें। ना जो ये प्राइम टाइम निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये आपका ज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा और आपके जानने के लालसा को इंगित करता है। मैं फिर से एक बार दोनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार के, आज इसके सत्र के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी का, जो हमारे बीच में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए शामिल हैं। और जैसा आज का हमारा मॉड्यूल और सत्र है, कार्यक्रम और परियोजना विकास एवं प्रबंधन, और मुझे जहां तक उम्मीद है सारे एनजीओ के लोग, सारे पार्टिसिपेंट्स इस बात से सहमत होंगे कि हमारा पूरा जो वॉलंटरी सेक्टर है इन्हीं 2-3 शब्दों के आसपास घूमता है: प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, कार्यक्रम, परियोजना। तो आज हम इस अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं और हरीश जी अपनी बातों को हमारे बीच में साझा करेंगे। मैं दोनों संस्थाओं की तरफ से, बॉश इंडिया फाउंडेशन और विश्व युवक केंद्र की तरफ से आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं विश्व युवक केंद्र टीम का, विशेष रूप से उदय जी का, जो लोग अपने इस कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण सफलता के लिए हमेशा लगे हुए हैं, तत्पर हैं। अंत में, लेकिन विशेष रूप से, मैं बॉश इंडिया फाउंडेशन के सभी मित्रों, श्री ओपी गोयल सर, श्री ओपी जांगड़ा सर और मिस्टर भारती का विशेष रूप से अभिवादन और स्वागत करना चाहूंगा, जिनके प्रयासों और सहयोग से इस कार्यक्रम के रूपरेखा बनी। और शायद अगर ये संस्था नहीं होती तो आज हम इतने दारो मदार से, इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को शायद नहीं चला रहे होते। तो मैं एक बार फिर से विशेष रूप से बॉश इंडिया फाउंडेशन के सभी अपने मित्रों को हृदय की असीम गहराइयों से अभिवादन और स्वागत करता हूं। मॉड्यूल 2 की शुरुआत वेलकम नोट से शुरू होता, और उस दिन हम ही वेलकम नोट देते, फिर फॉलोड बाय द मुक्ता भारद्वाज से रिकैप। मुक्ता भारद्वाज जी ने उस दिन रिकैप दिए थे कि पहला हमारा इनॉग्रल सेशन क्या रहा, कैसे रहा। उसके बाद डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी, जो मॉड्यूल डेवलपर हैं, उन्होंने मॉड्यूल 2 यानी एनजीओ फॉर्मेशन, गवर्नेंस एंड लीगल कंप्लायंसेस, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। साथ ही उस दिन की जो हमारी मॉड्यूल की जो फैकल्टी थे, सीए अंजनी कुमार शर्मा जी, उनके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी है। अलाभकारी संगठन का पंजीकरण करने के लिए इनकॉर्पोरेशन पंजीकरण प्रक्रियाओं और कानूनों को पहचानने में हमें मौका मिला। अलाभकारी संगठन का प्रबंधन करने के लिए गैर सरकारी संगठन अभिशासन प्रक्रियाएं और प्रणालियों को बारे में हमें जानने की मौका मिला। गैर सरकारी संगठन पर लागू होने वाले पंजीकरण, कर, एफसीआरए, दर्पण और अन्य कानूनी की अनुपालन की पहचानने में हमें मौका मिला। उसके बाद मॉड्यूल के असाइनमेंट और मॉड्यूल का टाइमलाइन क्या रहा, हमें उस दिन जानकारी मिला। क्वेश्चन आंसर सेशन को उस दिन हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर है श्री अजीत कुमार राय जी ने निभाए थे। हमारे राकेश सिंह सर, जो हिंदी के पूरे जो सेशन या फिर हिंदी पूरे बैच की जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने उस दिन मॉड्यूल के असाइनमेंट के बारे में जानकारी दे दिए थे हरीश जी के साथ मिलते हुए। और हमारे साथ ही आनंद कुमार जी ने आउट ऑफ थैंक्स दिया था। आप सब लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि आज हमारे हिंदी के मॉड्यूल 3 है, जिसके टॉपिक है प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव ये है कि खास करके आज की जो सत्र खत्म होगी, उस सत्र के खत्म होने तक हम लोग के लिए एक बेसिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये बनेगी कि अंडरस्टैंडिंग हमारा ये बन जाएगा, खास करके कि ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग डोमेन एक्सपर्टीज, कोर प्रोग्राम्स एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, और आर्टिकुलेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट,
प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है और इसके रिलेटेड क्या एट्रीब्यूट्स है, ये सब चीजें हमें जानने को मिलेगा। आइडेंटिफाई एंड लर्न द स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल की रिक्वायरमेंट्स है या उसके रिलेटेड जो मॉड्यूल तो हो ही गया मॉड्यूल 2 का। देन ओवरव्यू ऑफ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगी। फिर असाइनमेंट फॉर द मॉड्यूल एंड टाइमलाइन। ये सारे जो आपको कंटेंट दिख रहे हैं, इस कंटेंट की डिलीवरी होने के बाद आज की बिफोर एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलेगा। फिर आज की जो मॉड्यूल है उसके असाइनमेंट क्या है और उसके रिलेटेड क्या टाइमलाइन है वो चीज़ भी बता दिया जाएगा। मॉड्यूल के असेसमेंट, आप सभी लोगों से आप सभी प्रतिभागियों से विनम्र विनंती है कि कृपया एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा। आज की जो मॉड्यूल है उसके असेसमेंट कुछ इस तरह रहेगा। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं अटेंडेंस के लिए 30% स्कोरिंग या मार्किंग रहेगा। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, दो तरह की असाइनमेंट दी जाएगी। वो आपको असाइनमेंट सेशन में या फिर प्रोग्राम शेड्यूल में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सत्र समाप्त होने से पहले असाइनमेंट भी दिए जाएगा। राजीव निर्मल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको असाइनमेंट बताएंगे कि आज की मॉड्यूल के असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट 1 के लिए 25%, असाइनमेंट 2 के लिए 25%। ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस एंड अडॉप्टिबिलिटी, आपकी लर्निंग एटीट्यूड, बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग एक्टिव लर्नर, इन सब चीजों को देखते हुए 20% मार्किंग हमने दे दिया है। तो आज का मॉड्यूल मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्यक्रम और परियोजना, उसका विकास कैसे हो, उसको डेवलप कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, और जैसे मंजूनाथ जी ने अभी कहा था कि दोनों में बुनियादी अंतर क्या है। तो ये जैसे मंजूनाथ जी ने कहा कि इन कंटेंट पे हम बातचीत कर रहे हैं कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कैसे संस्था में हम तय करते हैं, परियोजना क्या है, परियोजना के लक्षण क्या है, और पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल है वो क्या है और किस तरह का। सबसे पहले हम लोग अब हम थोड़ी संस्था की बातचीत करें कि संस्था के संदर्भ में कार्यक्रमों की रचना, कार्यक्रम कहाँ से निकलते हैं। और सबसे पहले हम ये बात करें कि जो संस्था हम गठित करते हैं, कोई भी जो स्वैच्छिक संस्था है उसका एक विजन होता है, उसका एक मिशन होता है, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। यानी जो संस्थाओं का गठन होता है, इसीलिए हम कहते हैं मिशन आधारित संस्थाओं की बात करते हैं। तो संस्थाओं का निर्माण एक विजन, एक मिशन को लेकर होता है। उससे संस्था के क्या सोच है, उसका स्वप्न क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी रणनीति क्या है, उनसे हमारे कार्यक्रमों की एक रूट हमारा वहां से है। दूसरा, हम जिन समुदायों के लिए, जिस समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं, उस समाज की जरूरतें क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उनकी आशाएं क्या है, यानी समाज के समुदाय की जरूरतें क्या है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस मुद्दे पर, इन समस्याओं पे काम करने के लिए हमारे पास उपलब्ध अवसर व संसाधन क्या है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आयाम ये हो गए। चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि हमारा हस्तक्षेप का तरीका क्या है, यानी हमारी थ्योरी ऑफ चेंज क्या है, हमारा इम्पैक्ट प्रोफाइल क्या है, हम किस तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं वो, और उसकी हमारी संस्थागत सोच क्या है और हमारे अनुभव क्या है। तो ये हमारे एक ओवरऑल रूट्स हैं जहां से हम अपने कार्यक्रमों को तय करते हैं। इसीलिए एक जो सवाल कई बार आता है कि आप मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है या फंड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है या डोनर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है या अपॉर्चुनिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए बहुत सारे लोग गोंगोज, डोंगोज, इस तरह की भी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो रूट है कि संस्था की सोच क्या है और समुदाय की जरूरतें क्या है। अब जो हम जो कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है, और खास करके कि किसी भी संस्था की जो पहचान है और उसकी जो एक्सीलेंस है या उसका जो समाज में एक असर पैदा करने का पक्ष है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारी कार्यक्रम और कार्यक्रमात्मक पहचान नहीं होगी तो संस्था हमेशा एक आइडेंटिटी का क्राइसिस रहती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्था की जो प्रोग्राम डिजाइन है या प्रोग्राम पे हमारी जो पहचान है वो संस्था की आइडेंटिटी को बनाता है, और ये आइडेंटिटी उसके मिशन से निकलती है। दूसरा, जीवन में, समाज में हर तरह की जरूरतें, हर तरह का काम, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो समाज की जरूरत नहीं है। पर महत्वपूर्ण यह है कि संस्था की कॉम्पिटेंस क्या है,
एक्सपर्टीज क्या है, यानी हमारी एक्सीलेंस क्या है। उदाहरण के लिए लोग हमको पहचानते हैं, हम स्वास्थ्य पे संगठन करने वाले, स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करने वाले संगठन है, या हमारा शिक्षा पे काम है, या युवाओं के साथ कई बार हमारी कंस्टिट्यूएंसी के रूप में पहचान होती है। बीवाईके के साथी यहाँ बैठे हैं तो बीवाईके माने युवाओं के लिए देश भर में काम करता है। इस तरह से हमारी जो कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपर्टीज है या हमारा जो एक्सीलेंस है उसको हम, ये हमारे प्रोग्राम डोमेन में मदद करता है। तीसरा जो पहलू है कि किसी एक मुद्दे और कंस्टिट्यूएंसी पर हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि कई बार क्या है कि मैंने बहुत सारे संगठनों के साथ देखा कि सशक्तिकरण से लेते हुए धीरे धीरे और इस तरह से निर्माण और अभी बैठ के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो काम तो जैसे मैंने कहा कि हर एक काम महत्वपूर्ण है, पर महत्वपूर्ण ये है कि हमारी संस्थागत सोच के हिसाब से हमारी वो पहचान है कि नहीं है, या किस समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, किस ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं। इस पर मैं थोड़ा आगे बातचीत करूंगा। और चौथा जो पहलू है वो है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी प्राइमरी स्टेक होल्डर कम्युनिटी है जिनके लिए हम काम करते हैं, हमारी संस्था है, हमारे डोनर्स हैं, हमारे मित्र संगठन हैं, जो स्टेक होल्डर्स की जो प्रायोरिटी है वो प्राथमिकताओं को भी समझना जरूरी है। अब ये सवाल आता है कि हम कार्यक्रम कैसे तय करते हैं किसी भी संस्था में। जैसे मैंने अभी कहा कि उसकी सोच कहाँ है, उसके रूट्स कहाँ है, वो मैंने अभी बातचीत की और थोड़ा और आगे बातचीत करेंगे। हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट की जो कई तरह के पहलू हैं। एक तो बड़ा सवाल ये है कि हमारे कार्यक्रम मिशन ड्रिवन है या प्रोजेक्ट ड्रिवन है, यानी जो अवसर दिखा उस अवसर के हिसाब से हम कार्यक्रम बनाते हैं, या हमारी संस्था के कार्यक्रम हमारे मिशन से गाइडेड होते हैं। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा जो बड़ा चिंतन है कि हमारी जो पूरी नियोजन की प्रक्रिया है, यानी जो प्लानिंग की प्रोसेस है, वो टॉप डाउन है या बॉटम अप है, यानी हम सब तय करते हैं या जिन लोगों के साथ, जिन स्टेक होल्डर्स के साथ हम काम करते हैं उनके साथ मिलके हम अपने कार्यक्रम नियोजन करते हैं, कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। हमारी टॉप डाउन है या पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस है। बहुत सारे साथी जानते हैं कि 80-90 के दशक से पूरी जो पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस की, पीआरए की, पीयूए की, पीएलए की, इस तरह से निकली हुई जो मेथोडोलॉजी है, उनसे उस तरह की जहां की कम्युनिटी इज एट द कोर, यानी कम्युनिटी केंद्र में है, कि हम पूरी योजना में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। हमारी प्लानिंग रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट ओरिएंटेड है या हमारी प्लानिंग एक्टिविटी ओरिएंटेड है। हाल के वर्षों में आप बहुत सारे, आगे मैं इस पे बातचीत करूंगा, बहुत सारे जो संगठन हैं, स्टेक होल्डर हैं, अब रिजल्ट्स की बात करने लगे, इम्पैक्ट की बात करने लगे, और इसको लेके बहुत सारे टूल भी डेवलप हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी जो अप्रोच है उस अप्रोच में कन्वर्जेंस है, यानी सभी चीजों को एकीकरण करने की दृष्टि है, और साथ में हमारी जो कार्यक्रम है या हमारी जो परियोजनाएं हैं उनकी सततता, उनकी निरंतरता को बनाए रखने की हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से है। तो जो अप्रोच हमारी प्रोग्राम डेवलपमेंट की है या वाइस वर्सा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की है, दो सवाल, एक तो हमारी ओवरऑल अप्रोच क्या है और दूसरा उसको तय करने के हमारे आधार क्या है। अब हम थोड़ी सी बात करें कि एक ओवरऑल अगर किसी संस्था को हम समझे, किसी भी संस्था का जन्म कैसे होता है, और एक संस्था जब हम कहते हैं तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं या क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या घटक है, कंपोनेंट्स है। कोई भी संस्था का जन्म एक बाह्य परिवेश में से होता है, यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं, और इसीलिए हमेशा कहते हैं कोई भी संगठन का कोई फाउंडर होता है जिसको हम विजनरी कहते हैं, वो उस समाज में परिवर्तन की एक संकल्पना देखता है और एक विजन क्रिएट करता है, और उस विजन को हम मिशन में कन्वर्ट करते हैं। उस मिशन को अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस स्ट्रैटेजी के अनुसार हम प्रोग्राम तय करते हैं, उन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम संस्था में एक ढांचे का निर्माण करते हैं, यानी कुछ साथी होते हैं, लोग होते हैं, कुछ काम है, एक स्ट्रक्चर है, एक काम करने का तरीका है, कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जो पूरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन की हम बात करते हैं, सो दैट हम जो काम करना चाहते हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो भी हमारे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को हम अच्छे से संपादित कर सकते हैं,
कर सकें या उनका क्रियान्वयन कर सकें। जब एक बार हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे जो भी हमारा डोमेन है या जो भी हमारे कार्यक्रम में, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आजीविका है, सशक्तिकरण है और या सेवा है, जो भी हमारे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का असर क्या हो रहा है, इसके लिए हम उस प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन के आधार पर संस्था की एक इफेक्टिवनेस, उसकी प्रभावशीलता दिखती है और फिर उस प्रभावशीलता के आधार पे हम संस्था समाज में निरंतर काम करती रहती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है कि जो विजन, मिशन, रणनीति, प्रोग्राम, ये संस्था की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करते हैं, यानी उसकी पहचान को बनाते हैं। उदाहरण के लिए मैं क्रेडिबिलिटी अलायंस में हूँ, तो क्रेडिबिलिटी अलायंस की जो पहचान है वो स्वैच्छिक संगठनों में पारदर्शिता या जवाबदेही बढ़ाने के, तो वो कहाँ से निकली है? हमारे मिशन से, हमारे कार्यक्रमों से, हमारी स्ट्रैटेजी से, यहाँ से संस्था की एक आइडेंटिटी बनती है। और दूसरा जो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम्स है, प्रोसीजर्स है, डिसीजन मेकिंग है, कल्चर है, और ये सारी चीजें संगठन की कार्य संस्कृति को निर्माण करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क कल्चर है वो डिपेंड करती है कि उसके वहां पे उसकी फंक्शनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है, उसकी जो सिस्टम एंड प्रोसेसेस हैं, ये सारे उनके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को रिफ्लेक्ट कर, और यही कल्चर उस संगठन की वैल्यूज के रूप में रिफ्लेक्ट करते हैं। आप कई बार लिखते हैं कि हमारे संगठन की वैल्यूज ये, तो ये सारे जो आयाम है, ये आयाम मिलकर के किसी एक संगठन की रचना करते हैं। तो हमने ये सारे कंपोनेंट देख लिए। अब थोड़ी सी एक दो चीजों पर मैं प्रोग्राम के संदर्भ में स्पष्टता करना चाहता हूँ। हम बहुत सारे आजकल जिसको भी देखेंगे, इंक्लूडिंग अभी जो सेबी ने रिसेंटली जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो इम्पैक्ट का फ्रेमवर्क निकाला है, या डोनर है या CSR है, फंडर है, अब तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछने लगे हैं आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो थोड़ा इन शब्दों को हम लोग समझते हैं। विजन क्या है? आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई, और कई बार ये विजन मिशन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो विजन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति समाज में, है ना, कि जो एक डिजायर्ड रियलिटी की, उदाहरण के लिए हम समाज में देखते हैं कि समाज में बहुत गैर बराबरी है, समाज में भेदभाव है और उससे हमारा मन दुखी होता है। तो हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जो भेदभाव मुक्त हो, समझ रहे? तो और एक जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति की तुलना में हम एक डिजायर्ड रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी टू बी, या एक अपेक्षित समाज की। इसीलिए हम विजन को हमेशा स्वप्न कहते हैं, है ना। ये जो लिखा भी है कि विजन इज अ ड्रीम ऑफ एन आइडियल स्टेट व्हिच मे नॉट बी अटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ टाइम। अब कई बार क्या है कि ये जो स्वप्न हमारा है, हमने उदाहरण के लिए मैंने कहा कि समाज में गैर बराबरी है और हमारा एक विजन है कि हम एक समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं। तो कई बार जो विजन है वो लाइफ टाइम में, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ टाइम में, 100 साल में, या इंडिविजुअल्स की लाइफ टाइम में कई बार हासिल नहीं हो पाता। इसीलिए लोग कहते हैं विजन कई बार जल्दी नहीं बदलता है। इसलिए विजन, अब हमने गैर बराबरी का सपना देखा, पर गैर बराबरी को अब इस पे काम कैसे करें, तो उस गैर बराबरी को हम और डिफाइन करते हैं और फिर हम अपना मिशन स्टेटमेंट तय करते हैं। मिशन स्टेटमेंट किसी भी संस्था के होने के कारण को दर्शाता है, या सरल शब्दों में मिशन क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा पर्पस क्या है, हमारे होने का कारण क्या है, और इस गैर बराबरी को हम कैसे एड्रेस करेंगे, हम क्यों हैं और कैसे एड्रेस करेंगे। अब मान लिया जाए, मैं यही उदाहरण आपको दे रहा था कि हमने कहा एक समतामूलक समाज की रचना हमारा विजन है। अब समता, गैर बराबरी कहाँ है? गैर बराबरी शिक्षा में है, गैर बराबरी अवसरों में है, गैर बराबरी स्वास्थ्य में है, सेवाओं में है, गैर बराबरी महिला और पुरुष में है, गैर बराबरी खेती में है। तो कई बार हम ये तय करते हैं कि ये सारी चीजें नहीं, तो हम खास करके महिला और पुरुषों के बीच की गैर बराबरी को एड्रेस करेंगे, और ये एड्रेस करने का तरीका हमारा महिलाओं को खुद सशक्त करना होगा, ताकि वो पुरुषों के साथ मिलकर समान रूप से राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण का काम कर सके। तो हमने विजन में जहां बड़े संदर्भ की बातचीत की थी
कि एक गैर बराबरी है या समता मूलक समाज की। अब उस समता मूलक समाज में भी हमने और डिफाइन किया कि महिला और पुरुष के बीच की समानता, तो हमने उसको और नैरो डाउन कर दिया। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ रख रहा हूं कि जैसे मान लिया जाए कि एक संस्था है, लेट अस से कि ये एक विश्व युवक केंद्र है, जो कि नहीं है ये वाला उनका एग्जांपल, बट उनका स्वप्न है कि हम एक सेल्फ रिलायंट एंड ऑटोनोमस विलेज कम्युनिटी, यानी एक आत्मनिर्भर, एक स्वायत्त ग्राम समाज की कल्पना करते हैं। यानी एक ऐसा गांव जो सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ ऑटोनोमस हो। अब उसको प्राप्त करने के लिए उनका मिशन क्या है? To promote organizations of rural poor to help them solve their own problems and get their due from society. यानी उनका मिशन क्या है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे कि जब ये गरीब और ये समुदाय के लोग हैं वो खुद संगठित हों और अपने हक हुकूक के लिए वो खुद आवाज उठाएं और अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर और एक स्वायत्त ग्राम समाज की ओर बढ़ेंगे। तो मिशन में और थोड़ा सा नैरो डाउन हमने इसको कर दिया। दूसरा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कई बार बहुत सारे संगठनों के स्वप्न विजन स्टेटमेंट एक तरह के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, एवरी चाइल्ड हैज ए हैप्पी चाइल्डहुड, यानी एक विजन स्टेटमेंट है कि हर बच्चा एक अच्छा बचपन जिए, है ना। और हो सकता है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक जैसा विजन है, पर मिशन, इसी विजन को लेकर के एक संस्था ने मिशन बनाया कि प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन सर्विसेज फॉर ड्रॉप आउट चिल्ड्रन इन XYZ प्रोविंस। यानी वो मानते हैं कि बच्चों का एक खुशनुमा बचपन उनको मिले और उसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, इन सब को लेके वो फोकस करना चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो तभी वो खुशहाल जिंदगी जिएगा। उसी तरह दूसरी संस्था का ये मानना है कि ठीक है, सबसे जरूरी शिक्षा तो है ही, पर उनका है प्रोविजनिंग ऑफ हाई क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य अगर अच्छा बच्चे को मिलता है तो बचपन खुशहाल होगा। इसीलिए जो मिशन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और डिस्पाइट कि वो एक ही कंस्टिट्यूएंसी को, एक ही तरह के लार्जर विजन को शेयर करते हैं। तीसरा जो सवाल है कि हमने मिशन तय कर दिया और कई बार हमारे मिशन से गोल तय होते हैं, लक्ष्य तय होते हैं, जो कई बार आप गोल शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं, ऑब्जेक्टिव को सुनते हैं, उस पर मैं बाद में भी चर्चा करूंगा। तो हमारी सामने मिशन तय कर दिया कि शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, या गरीबों को संगठित करके आजीविका के लिए, या युवाओं को संगठित और कौशल पूर्ण बना करके एक सक्षम युवा निर्माण का हमने कर दिया। तो फिर हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक तो बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, यानी सीमित संसाधन है, और उन्हीं सीमित संसाधनों में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी हमेशा संगठन को ये मार्गदर्शन देती है कि संस्था या संगठन अपने संसाधनों का महत्वपूर्ण तरीके से, ऑप्टिमल तरीके से कैसे उपयोग करे कि ताकि हमारे जो संगठन के लक्ष्य हैं, हमारा जो मिशन है, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो पर्पसेस हैं, उनको हम अचीव कर सके। किसी भी संस्था में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। अजीत जी, कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर देना पड़ता है और तब हमारी स्ट्रैटेजी तैयार होती है। पहला सवाल है कि हम समाज में किस समस्या को लेके, यानी व्हाट इज द डेवलपमेंट प्रॉब्लम दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सॉल्व और एड्रेस, यानी हम समाज में किस समस्या या किस मुद्दे या किन मसाइलों के साथ काम करना चाहते हैं या हल करना चाहते हैं। पहला सवाल, हम क्या समस्या है जिसको लेके काम करना चाहते हैं। दूसरा सवाल कि हम हमारे काम करने का तरीका क्या होगा, व्हाट इज द मेथड ऑफ इंटरवेंशन, यानी हमारा हस्तक्षेप का तरीका क्या है। यानी हम उदाहरण के लिए मछली खिलाएंगे या मछली पकड़ना सिखाएंगे, है ना। तो हमारी अप्रोच क्या है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर रहेगी या एम्पावरिंग रहेगी। इसलिए कई बार लोग
आपकी अप्रोच की बात करते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं हम राइट बेस्ड में हैं, हम दूसरे तरह के, हमारा ये अप्रोच है। तो दिस हाईलाइट्स द अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो हमारा इंटरवेंशन मॉडल क्या है। तीसरा सवाल, हम समाज के किस हिस्से के साथ काम करेंगे, यानी हमारा बेनिफिशियरी या क्लाइंट या टारगेट ग्रुप कौन है, और वो टारगेट ग्रुप डिसाइड होगा हम किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चौथा सवाल कि हमारी जो ज्योग्राफिकल कवरेज है, यानी हमारा भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा। हम 2 गांव में काम करेंगे, 5 गांव में काम करेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट में, 2 राज्य में, 2 देशों में, या पूरे विश्व में, या साउथ एशिया पे। तो हमें अपनी ज्योग्राफिकल जो कवरेज है, फोकस है या लोकेशंस है, वो तय करनी है। और लक्ष्य समूह के साथ हमारे संबंध क्या होंगे। अगर हमारा प्रोवाइडर है तो हम डोनर डोनी है, या हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, या हम पार्टिसिपेंट्स हैं। आजकल बहुत लोग बेनिफिशियरी शब्द से लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो दे यूज इंस्टेड ऑफ बेनिफिशियरी हमारे पार्टिसिपेंट या स्टेक होल्डर्स, इस तरह के शब्दों पर हमारा उनसे संबंध क्या होगा। ये काफी हद तक इस बात से तय होगा कि हमारा इंटरवेंशन मॉडल क्या है, या आगे हम बातचीत करेंगे हमारी थ्योरी ऑफ चेंज क्या है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल क्या है। Last but not least, what resources it requires to accomplish the mission, यानी हमारे पास संसाधन क्या है, उस संसाधनों में हम कितना कर सकते हैं, और उसके लिए कितने हमारे रिसोर्स हम मोबिलाइज कर सकते हैं। इच्छा तो हमारी भी कि पूरे देश में, मैं एक जगह गया था एक ट्रेनिंग में बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश में, और मुझे बुलाया गया। वहां पर एक संस्था का कार्यक्रम हो रहा था, और उसका शीर्षक लिखा हुआ था महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, और नीचे उद्देश्य लिखा था कि महिलाओं के जीवन में संपूर्ण क्रांति। और उसके लिए कर क्या रहे थे, 2 घंटे की जून के महीने में एक दोपहरी में एक मीटिंग। आप बताइए इससे क्या ये हासिल होगा। तो कई बार हमारे जो इनपुट्स हैं, इंटरवेंशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, उतना हम डाल रहे हैं कितनी, भले आशाएं और अपेक्षाएं तो हमने बहुत ज्यादा कर ली। इसलिए स्ट्रेटजी is basically based on these 4 pillars. What is the development problem? What is our method of intervention? With what resources? With whom, where, and what relations? यानी रणनीति हमें, जिस तरह से आर्मी में कहते हैं ना कि रणनीति हमारी गाइड करती है कि हम कैसे अटैक करेंगे। जिस तरह से आप सुनते होंगे डिफेंस में, क्योंकि ये वर्ड स्ट्रेटजी आया ही मिलिट्री डिसिप्लिन से है। अब जो स्ट्रैटेजीज का एक एग्जांपल दूं कि भाई उदाहरण के लिए ग्रास रूट पे एक संस्था काम कर रही है, उसकी स्ट्रैटेजीज है कि ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, संगठन निर्माण का काम करेंगे, हम कैंपेन करेंगे, और हम जो मोस्ट रिमोट एरियाज में है उसकी सर्विस प्रोविजनिंग करेंगे, यानी स्कूल खोलेंगे, एजुकेशनल कुछ करेंगे, दूसरे तरह के, जहां से हम उसको एक प्रोविजंस का भी, सर्विसेज का हम सपोर्ट करेंगे। उसी तरह एक जो राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, चाहे बॉस है या BYK है या दूसरे, उनकी जो दूसरी भूमिका में है, जिनका मिशन थोड़ा अलग है, उनका हो सकता है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम पॉलिसी एडवोकेसी करेंगे, हम नॉलेज बिल्डिंग का फंक्शन करेंगे। सो each organization will have different set of strategy linked and aligned to that organization's mission and vision. So these are some of the examples of strategy. Now coming back to organizational strategy. अब हमने जहां ये सारी चीजें कर दी, तो अब हम जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उस मुद्दे पर काम करने के लिए, अपने कार्यक्रम को तय करने के लिए, हम अपनी जिस तरह से मैंने बातचीत की कि हमारा जो पहला सवाल था कि हाउ डू वी एक्चुअली आर्टिकुलेट आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, हम किस समस्या पे, किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और उस मुद्दे की महत्व क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है। उसके लिए बहुत सारे टूल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और पर सबसे जरूरी ये है कि हम स्पष्ट रूप से ये आर्टिकुलेट कर पाए कि ये हमारी संस्था इन मुद्दों को लेके, इन सरोकारों को लेके, इन समस्याओं को लेके काम करती है। जो इस पे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे टूल है कि प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस है, यानी समस्या का विश्लेषण, या फोकस ग्रुप डिस्कशन है, या कंसल्टेशंस और मीटिंग है, या PRA की जो पूरी मेथोडोलॉजी है वो उसका यूज करके हम डाटा कलेक्ट करके देन वी बिल्ड नरेटिव ऑफ ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी हम एक समस्या का या जो विकास का मुद्दा है, उस मुद्दे की एक
संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसमें हम ये एस्टैब्लिश करते हैं कि ये समस्या क्या है, क्यों है, और उसमें हम दोनों क्वांटिटेटिव पक्ष भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव, यानी किसी क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं यहाँ शिक्षा की कमी है, बच्चों का बहुत शिक्षा का अभाव है, तो क्यों है, कितना है और उसके कारण क्या है ना? और इस आधार पर अगर हम शिक्षा में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इन जगहों पर, इन मसलों पर हमको एक कार्यक्रम के रूप में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और इसी को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास स्पष्ट हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक जो सॉल्यूशंस या जो संस्था के कार्यक्रम की जो सोच है, इसको बनाने में हमको मदद करता है। उसमें चाहे हम ऑब्जेक्टिव ट्री एनालिसिस ले लें या PRA टूल ले लें या स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्ट, इन सब के माध्यम से हम संस्था के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि जो हमने समस्याएं या विकास से जुड़े हुए मुद्दे पहचान किए, इन मुद्दों के हल के रूप में हमारी संस्था की ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, इन मुद्दों को लेके हमारी काम करने की आवश्यकता, और यही स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हमारे मिशन से निकलते हैं। मिशन में कई बार जब हम गोल तय करते हैं, उस गोल के साथ हम उस गोल को अनपैक करके हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। तो यहाँ से हमारे संस्था के उद्देश्य तय हो गए, हमारी संस्था की एक स्पष्टता है, संस्था क्या करती है, कैसे करती है, फिर हम कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और फिर उन कार्यक्रमों का हम धीरे से प्रबंधन करते हैं, संचालन करते हैं। ये भी एक पूरा लंबा विषय है जिस पर हम, और इसीलिए जब हम कार्यक्रम प्रबंधन की बातचीत करते हैं तो हम फिर हमने नीड आइडेंटिफाई किया, हमने एक बेसलाइन, अब ये इस पे मैं थोड़ी आगे भी बातचीत करूंगा कि बेसलाइन क्यों जरूरी है। हमने एक बुनियादी जानकारी एकत्र की, अपने फिजिबिलिटी एनालिसिस की कि यहाँ पर जो हम करना चाह रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, उसको प्लान किया, उस प्लानिंग को हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, उस इम्प्लीमेंटेशन का हमने मॉनिटरिंग किया, उसका इवैल्यूएशन किया, और फिर हमने अपनी दशा और दिशा को देखते हुए फॉलो अप किया, फिर रीप्लानिंग की। तो ये प्लानिंग का जो पूरा आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये चक्र लगातार संस्था के जीवन में चलता रहता है। अब यहाँ तक अगर हमने बातचीत की, दो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ। कई बार जब एक संस्था की शुरुआत होती है, बहुत संसाधन नहीं होते हैं, मैं थोड़ी इसलिए यहाँ पे ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो भी जिनकी संस्था का साइज वित्तीय दृष्टि से, स्टाफ की दृष्टि से बहुत वेरी करता है। कई जगह 2-4 लोग हैं, कई जगह 40 लोग हैं, कई जगह 400 लोग हैं। तो शुरुआती दौर में कई बार हमारे कार्यक्रम बहुत अनौपचारिक रूप से शुरू होते हैं, कई बार गतिविधियां ज्यादा दिखती हैं, पर धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में हमको उसमें ढालना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि आज हर एक व्यक्ति ये पूछता है, अच्छी आपकी डोमेन एक्सपर्टीज क्या है, तो डोमेन एक्सपर्टीज को आप स्टैब्लिश तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से अपनी कार्यक्रम की रचना करेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल हो जाता है कि कार्यक्रम और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स में अंतर क्या है। और मैं बहुत जगह पूछता हूँ, बहुत सारे साथियों से पूछता हूँ, कई बार अजीत जी से भी पूछा है ना अजीत सर? जी जी, कि कार्यक्रम पहले या प्रोजेक्ट पहले। तो एक सवाल ये आता है कि कार्यक्रम और प्रोजेक्ट्स में अंतर क्या है। तो एक तो ये है कि प्रोग्राम्स हमेशा लंबे समय के लिए होते हैं। मान लिया जाए आप बच्चों के एक शिक्षा के लिए आप एक एडोलेसेंट एजुकेशन पे कुछ काम कर रहे हैं, एडोलेसेंट हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आयाम हैं, और वो जो बड़ी समस्या हो सकता है वो आपका प्रोग्राम 5 साल, 10 साल, 15 साल तक चले। और प्रोजेक्ट्स क्या है कि प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज टाइम बाउंड, और छोटे समय, एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड सॉल्यूशन टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी किसी एक विशिष्ट समस्या को एड्रेस करने के लिए हम एक हस्तक्षेप करते हैं, और उस हस्तक्षेप को कई बार हम प्रोजेक्ट कहते हैं। A set of planned interrelated activities that achieved defined objective results within a given budget and period of time, यानी एक निश्चित समय में एक सीमित संसाधनों के साथ, तय उद्देश्यों के साथ और तय समय में तय संसाधनों के साथ हम उस समस्या का समाधान करते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए कह रहा था कि हम बच्चों की शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं। लेट अस से वी आर वर्किंग ऑन अ ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस। हमारे ड्रॉप आउट, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस हमारा एक लार्जर प्रोग्राम है। अब उसमें हो सकता है एक कंपोनेंट ये है कि बच्चों के लिए हम ट्यूटोरियल्स चलाएं, दैट कुड बी वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट हमारा है कि भाई ड्रॉप आउट्स की मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में कैसे हो, तो उसके लिए हमारा अलग प्रोजेक्ट हो सकता है।
तीसरा हमारा समुदाय के साथ एक अलग इंटरवेंशन हो सकता है। तो कई बार एक बड़े प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए ये एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग की मान लिया जाए एक लार्जर प्रोग्राम है बीवाईके का, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। बॉस का एक ये इनिशिएटिव है। अब ये इनिशिएटिव given for a specific period of 4 months with a defined purpose, with defined results, and contributing to the larger purpose of capacity building of civil society organization. तो projects हमेशा time bound होता है। Of course program की भी एक time bound है, but programs are much more longer in terms of their life rather than the projects. और projects की जो सबसे बड़ी चिंता होती है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है, मतलब बहुत सारे आयामों को एक साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो परियोजनाएं कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। टू प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली अलाइक, क्योंकि जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया तो वही समस्या दोबारा आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और मुख्य रूप से ये एक जो अपेक्षाएं हैं जो समुदाय की जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे फोकस होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ अननोन्स। एक निश्चित समय में बहुत सारे बाह्य आंतरिक कारकों का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रोजेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं और प्रोजेक्ट्स और के जो मुख्य लक्षण है, एक निश्चित समय में निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित संसाधनों के साथ तय किए गए हस्तक्षेपों के साथ हम किसी एक समस्या का समाधान करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स में अंतर है। कई बार प्रोजेक्ट्स का साइज बहुत बड़ा होता है। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रोजेक्ट्स नेशनल प्रोग्राम्स के लेवल के होते हैं। गवर्नमेंट के कई बार नेशनल प्रोग्राम्स है और प्रोजेक्ट्स भी है। अभी आप देखेंगे बहुत नेशनल लेवल, एक उदाहरण के लिए देता हूँ कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, एक बड़ा प्रोग्राम है भारत सरकार, उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम्स है, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे स्टेक होल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक छोटी संस्था में हमारे बड़ा प्रोग्राम है, छोटे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे। तो उस तरह से हमको इस रिलेशनशिप को देखना है। पर अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो संस्था के कार्यक्रम को ही मजबूती देते हैं। यहाँ तक अजीत जी अगर स्पष्टता है कि कार्यक्रम और परियोजना में हमने ये समझा है कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कार्यक्रम के एक लार्जर यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और कार्यक्रम कहाँ से निकलते हैं? संस्था के विजन मिशन स्ट्रेटजी से और समुदाय की जरूरतों से। और तीसरा स्टेक होल्डर जो हमारे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन और उपलब्ध अवसरों से। इसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम और परियोजना का निर्माण करते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं। अब यहां से हम थोड़ा बढ़ते हैं कि कोई भी मान लिया जाए बॉश है या बीवाईके है या आप है, कोई भी प्रोजेक्ट्स की एक लाइफ साइकिल है और उस लाइफ साइकिल के कुछ चरण हैं। अगर आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट अप्रेजल है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग है, इवैल्यूएशन है एंड क्लोजर है। इसीलिए प्रोजेक्ट के साथ देखिए बिगिनिंग है एंड क्लोजर भी है। प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम बिगिनिंग एंड क्लोजर नहीं होता। प्रोग्राम में कई बार मॉडिफिकेशंस होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझे कि आप कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे आप या तो एक नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं या कार्यक्रम का विस्तार करते हैं या नए पार्टनर के साथ आप काम करते हैं या आपको संस्था के कार्यक्रमों का या परियोजनाओं का एक डाइवर्सिफिकेशन करना। बहुत सारे शास्त्री मान लिया जाए स्वास्थ्य के मुद्दे पे पहले काम नहीं करते, अब वो स्वास्थ्य तो आप करने की सोच रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, यानी उस पर एक समझ बनाते हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं और समस्या को परिभाषित करते हैं। अब उसमें हम एरिया का सिलेक्शन करेंगे, रिसोर्सेस को देखेंगे, असेसमेंट देखेंगे कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, अगर डोनर डोनी है या पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उस पार्टनर की कैपेसिटी क्या है, या अगर हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। तो अप्रेजल एक महत्वपूर्ण चरण है जहां पर किसी भी परियोजना की सार्थकता, उसकी सुलभता और उसकी सुयोग्यता का हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और इस आधार पर फिर हम एक कॉन्सेप्ट नोट बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि अगर इस तरह से चलेगा तो हमारा इस कार्यक्रम को चलाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा। अब एक बार अप्रेज हो गया, फिर हम जाते हैं डिटेल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में और फिर हम डिटेल में ये बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या लक्ष्य हासिल करेंगे, यानी हमारा डेवलपमेंट प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या है,
व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी वांट टू सी, यानी किस तरह के बदलाव की हम अपेक्षा करते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इसमें हम क्या डिलीवर करेंगे, किन समुदायों के साथ करेंगे, उनकी कौन सी जरूरतें इस प्रोजेक्ट से एड्रेस होंगी, है ना, और उनका जो पार्टिसिपेशन है, जो सहभागिता है, उनकी इस पूरी परियोजना में सहभागिता कैसे सुनिश्चित होगी। इन सारे प्रश्नों को फिर हम सोचते हैं कि यार कौन क्या मॉडल स्ट्रेटजी कौन ठीक चलेगी, नहीं किसके साथ सहभागिता करें, कौन क्या करेगा, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एक्सपर्टीज चाहिए, हमारा कार्यक्रम का वर्क प्लान कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, इवैल्यूएशन कैसे होगा, और भी तमाम तरह की हम डिटेल जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में इन इश्यूज पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक बार हमारा प्लान तैयार हो गया, डिजाइन तैयार हो गया, अब प्रोजेक्ट्स का हम इम्प्लीमेंटेशन में, और उसके लिए संसाधन मिल गए तो एग्जीक्यूशन का फंक्शन आता है, यानी हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, कॉन्करेंट मॉनिटरिंग की बात करते हैं, या पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग की बात करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू मेक ऑनलाइन करेक्शंस, यानी परियोजना क्रियान्वयन करते समय बदलते हुए संदर्भों से, अनुभवों से हम उसमें आवश्यक बदलाव या सुधार कर सके, so that we are able to achieve the results and outcomes or impacts what we have discussed in our project। यानी हमने परियोजना में जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किए, उद्देश्य तय किए, नतीजे तय किए, उस दिशा में हम सही बढ़ रहे हैं कि नहीं। आगे हम इस पे बातचीत करेंगे कि हम मॉनिटरिंग किसका करते हैं, कैसे करते हैं, जब थोड़ी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे आएंगे। इस दृष्टि से किसी भी संगठन में एक अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम का होना जरूरी है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए कहा था कि कई बार जो बेस लाइन है, आगे हम चर्चा करेंगे, अगर हमारे पास बेस लाइन डाटा नहीं होता है, या हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल प्लानिंग नहीं है, तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का जो फंक्शन है दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यानी मुश्किल हो जाता है। अब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है तो वी कीप ऑन रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग, यानी रिव्यू और इवैल्यूएशन करते रहते हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है कि नहीं, हमारी इफेक्टिवनेस क्या है, प्रोजेक्ट की इफिशिएंसी क्या है, रिलेवेंस क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, हमने तो कुछ और सोचा था पर कुछ और भी हो गया, यानी देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, जिसको हम कहते हैं अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट्स, यानी जो अकल्पनीय जो असर हुए हैं, और कई बार ये बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, कई बार बहुत निगेटिव भी होते हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरऑल जो हमने प्लान है वो ठीक से चल रही है। तो दीज आर द ब्रॉडर एरिया दैट वी लुक इनटू द रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो जब भी हम रिव्यू और इवैल्यूएशन और इसको करने का तरीका, जो हमारा रिव्यू और इवैल्यूएशन, कई बार इंटरनल टीम होती है, एक्सटर्नल टीम होती है, कई बार हम बाहर के लोगों को बुलाते हैं, कई बार हम मॉनिटरिंग वीकली या मंथली बेसिस पे करते हैं, मिड टर्म करते हैं, क्वार्टरली करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट्स we do monitoring review and evaluation of the project, यानी उसकी रिव्यू करना, उसको मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, और ये सब हमारे प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा होता है। नेक्स्ट सेशन में जब हम बातचीत करेंगे प्रपोजल राइटिंग की, तो प्रपोजल में हम प्लान में ये मॉनिटर्ड एंड इवैल्यूएटेड, उसके लिए डिटेल हम प्लान की बात करते हैं। और जब हमारा प्रोजेक्ट ठीक से इंप्लीमेंट हो गया, उसका रिव्यू हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, रिजल्ट्स को हमने चेक कर दिया, सो देयर इज अ फेज दैट देन व्हाट वी कॉल टेक्निकली टर्मिनेशन। एक अवस्था है कि जहां पर हम प्रोजेक्ट्स को टर्मिनेट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स की जो रिजल्ट होने थे या जो डिजायर्ड हमने सोचा था वो हुआ कि नहीं। और कुछ चीजें प्रोसेस में है जो हमारी लर्निंग्स या चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हमारे सस्टेन कैसे करेंगे। तो उसके लिए कई बार हमारे सस्टेनेबिलिटी प्लान, लिंकेजेस और आगे का प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन, उदाहरण के लिए जैसे अभी शुरू में बात हो रही थी, इसी प्रोजेक्ट्स में शुरू में ये विचार था कि भाई इतने लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद कुछ आगे चले तो बॉस टीम ने ये रियलाइज किया कि भाई इसको और कैसे एक्सटेंड किया जाए, ये लर्निंग को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। पीवाईके के साथ चर्चा हुई तो ये हुआ यार, एक तो ट्रेनिंग की शुरुआत है, डिस्टेंस लर्निंग है, इसके लिमिटेशंस है, नेक्स्ट लेवल पे कुछ और तरह की ट्रेनिंग की सोचेंगे। ट्रेनिंग के अलावा सोचेंगे लर्निंग को आर्टिकुलेट कैसे करें। तो एक छोटे सपोर्ट की जो एक कुछ जो बातचीत हुई थी कि भाई कम से कम हम दोनों बैच हिंदी अंग्रेजी से 5 संस्थाओं को एक छोटा वित्तीय सहयोग करें, सो दैट दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द लर्निंग्स इन देयर
field. So just an incentive just to develop a model in that circle. So project की sustainability और linkages जो logical extension कई बार होता है. यहाँ पे मैं एक चीज साथियों को कहना चाहता हूँ कि जब हम एक प्रोजेक्ट्स को खत्म करते हैं, वही प्रोजेक्ट्स अपने आप में कई बार हमें नेक्स्ट लेवल के इंटरवेंशंस की बातचीत करता है. उदाहरण के लिए हमने किसी गांव में एक एसएचजी बनाए, एसएचजी का फेडरेशन बनाया, अब वो बचत करने लगे हैं, कुछ छोटी मोटी गतिविधियां करने, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया. व्हाट नेक्स्ट? तो लॉजिकली जहां पर आज वो समुदाय और संगठन पहुंचा है, वो एसएचजी बना है, वो फेडरेशन बना है, तो शायद हमारे पास नेक्स्ट लेवल के नया प्रोजेक्ट्स वहां से अपने आप को स्टैब्लिश करता है. इसलिए मैं शुरू में जो कह रहा था कि फिर आप वही एसएचजी की ट्रेनिंग और वो बात नहीं कर. अब आप मान लिया जाए आपने यहाँ पे क्या कलेक्टिव तैयार हो गया, उनका कलेक्टिव का भी कलेक्टिव तैयार हो गया, तो नेक्स्ट लेवल कलेक्टिव्स की लीडरशिप और वो वैल्यू चेन एडिशन की, आप इनकम जनरेशन एक्टिव, तो आपको लॉजिकली नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स दिखने लग जाते हैं. तो दैट इज हाउ एंड दिस नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट्स आपके वास्तव वापिस फिर उसी प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क में आता है. हमने कहा था आर्थिक विकास और या सतत आजीविका हमारा एक प्रोग्राम का पर्पस था, तो फिर हम वापस अपने प्रोग्राम में नेक्स्ट लेवल के इश्यूज की बात कर रहे हैं. तो ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के जो फ्लो है, कोई भी, चाहे वो डोनर ऑर्गेनाइजेशन हो या हम फील्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन हो. अजीत जी, स्पष्ट हो पा रहा है? जी सर, अच्छे से जा रहा है. अभी कंसेप्ट्स क्वेश्चंस भी आ रहे हैं थोड़े. ओके, तो ये स्पष्टता हो रही कि ये प्रोजेक्ट्स की हम जब बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का एक मैनेजमेंट साइकिल है जिसपे थोड़ा और हम बात करेंगे, और दूसरा प्रोग्राम्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स का एक कन्वर्जेंस है, यानी ओवरऑल प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क में हम लार्जर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं. हमारी जो पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग की अप्रोच क्या है, मैं यहाँ पर इसलिए बहुत सारे साथियों को के साथ चर्चा करना चाहता हूँ. इस पे लेके बहुत सारी बातें हुई. हम बहुत सारे साथी सेक्टर में आजकल जो नारा लगाते हैं कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई. आजकल हम राइट बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, हम कम्युनिटी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं. तो एक सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में और हाल के वर्षों में जो डेवलपमेंट पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड, यानी जिनके लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं या परियोजना कर रहे हैं, उनका इस पूरे कार्यक्रम की रचना में सहभागिता कैसी, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण प्रश्न है. स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग में ये बड़ा सवाल पूछा जाता है कि ये आपने नीड, तो प्रोजेक्ट कैसे आया, लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है. और जब हम लोगों की सहभागिता या इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, बहुत जगह लोग आजकल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. तो इसलिए लोगों जन सहभागिता हमारे कार्यक्रमों में, हमारी परियोजना में कैसे है. और अगर आप देखें तो बहुत तरह से लोग पार्टिसिपेशन को डिफाइन करते हैं कि सहभागिता, पार्टिसिपेशन एज ए कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन एज ए इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन, यानी दे ऑर्गेनाइज, दे बिकम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और पार्टिसिपेशन एज एन एम्पावरिंग, यानी पार्टिसिपेशन इस तरह से कि जो उस समुदाय को सशक्त करता है. तो हमारे तरीके क्या है, एक छोटा सा एक आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये दर्शाता है कि जो सहभागिता का स्तर है प्लानिंग की प्रोसेस में, जहां पर हम खुद तय करते हैं, कम्युनिटी का कोई योगदान नहीं है, हम लोगों को खाली ये बता देते हैं हम आपके यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य को लेके इन्फॉर्म करते हैं, है ना, हम प्लान बनाते हैं और कम्युनिटी को इन्फॉर्म करते हैं, हम उनको कंसल्ट करते हैं, बताइए आपकी जरूरतें क्या है, किस तरह से, हम एडवाइस लेते हैं उनकी, आप बताइए कैसे करें. हम मिलके प्लान करते हैं कि उनके साथ मिलके ज्वाइंटली प्लान करते हैं, और हम उनको डेलीगेट कर देते हैं. हमने प्रोजेक्ट्स बनाया और समुदाय के माध्यम से हम उसका क्रियान्वयन, तो जहां वो निर्णय में. और चौथा कि जहां पर हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, वो समस्या की पहचान से लेके कार्यक्रम निर्माण से लेके उसके क्रियान्वयन, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए. इसलिए जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का जो पूरा फ्रेमवर्क है कि अल्टीमेट पावर इज दैट कि लोग, हमारे कार्यक्रमों में लोगों का सशक्तिकरण हो, और उसकी एक एक्सट्रीम अवस्था क्या है कि जहां नियंत्रण और निर्णय उनके अधीन है. अदरवाइज कन्वेंशनल और पार्टिसिपेटरी में यही फर्क है कि कन्वेंशनली डिसीजन मेकिंग कोई और करता है, कंट्रोल कहीं और है, ओनरशिप कहीं और है, और दे बिकम्स द रेसिपिएंट.
whereas in participatory terminology they have the control, they have the decision making and they have the authority. तो ये organizational actions की यहाँ बात होती है और ये organization के culture को दर्शाता है कि हमारी संस्था की कार्य प्रणाली क्या है। हम सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, हमारा टॉप डाउन है और लोग हमारे कार्यक्रमों में उसकी रचना, निर्माण, क्रियान्वयन में कितने भागीदारी करते हैं। इससे एक पैराडाइम का पता लगता है कि आर वी पार्टिसिपेटरी और आर वी नॉट। तो इस तरह से हम अलग अलग आयाम देख सकते हैं और इसके लिए पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में बहुत सारे साथियों ने पीआरए के बारे में भी सुना है। 80s 90s में मुझे भी सौभाग्य रहा कि उस यात्रा में हम जुड़े रहे और उसके पीछे सोच ये थी कि जो पूरी पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड, पॉलो फ्रेडे की थ्योरी के बाद ये निकला, फिर पार्टिसिपेटरी, पीआरए, बहुत सारे पार्टिसिपेटरी तरीके थे कि हम कई बार हमारा पूरा अप्रोच एक्सट्रैक्टिव था। हम गांव में जाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे और जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। लोग कहाँ थे, उसी को लेके आरआरए, रैपिड रूरल अप्रेजल, फिर पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, फिर पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, और उसके बाद कई सारे नए मेथड्स उसमें इवॉल्व होते गए। आज मैं उतना विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज ऑफ डूइंग। तो एक तो हम पूरी जो हमारा सेकेंडरी डाटा है, रिव्यू है, हमारे इश्यूज हम कम्युनिटी के साथ, प्रॉब्लम एनालिसिस, सॉल्यूशन फाइंडिंग की बात है। तो हमारी जो पूरे कार्यक्रम की रचना है, उस रचना में हम समुदाय को कैसे जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न ये आ सकता है, बहुत सारे साथी कहेंगे इसमें तो बहुत समय लगेगा, संसाधन लगेंगे, पर कार्यक्रमों की दृष्टि से कई बार ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है। यानी ये कल के दिन हमारे लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि लोग की आशाएं, लोगों का विश्लेषण, लोगों की भागीदारी, लोगों के निर्णय, लोगों का स्वामित्व, जो हम अल्टीमेटली कहते हैं इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, बाय द पीपल, और दे आर द एक्टर टू चेंज। क्योंकि एक बहुत बड़ी धारणा ये भी है कि व्यक्ति जब तक खुद बदलना नहीं चाहता है, दूसरा उससे कोई नहीं बदल सकता है। तो कई बार हमारे कार्यक्रम और परियोजनाओं में लोगों को बदलाव के लिए, उन अपेक्षित बदलावों के लिए लोगों की सहभागिता को हम कैसे सुनिश्चित करते हैं, उनकी सहभागिता को कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है हाल के वर्षों में, कि जहां पर पूरी पार्टिसिपेटरी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन सब की बातचीत हो रही है। अब जो भी टूल हम यूज करें, अब उसमें मैं आगे कुछ टूल की बात करूंगा। आप कन्वेंशनल टूल करें, आप सेकेंडरी डाटा करें, आप सर्वे करें, आप पीआरए करें, आप माइंड मैपिंग करें, आप फ्यूचर सर्च कॉन्फ्रेंस करें, आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करें, आप और तरह के जो नए जो टूल्स और इस तरह के मेथड्स निकले, आप एप्रिशिएटिव इंक्वायरी करें, जो आपको विधि करनी है। उद्देश्य क्या है कि लोगों की सहभागिता का स्तर क्या है और उस सहभागिता की आपकी थ्योरी क्या है, आपकी सोच क्या है। उसमें जिस तरह के, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि पीआरए में आपको जनरल, स्पेटियल, टाइम, सोशियो इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल समस्याओं का समाधान, प्लानिंग, और बहुत सारे टूल आपने पीआरए में जानते हैं, मैपिंग, मॉडलिंग, स्केचिंग, ट्रांजेक्ट, डू इट योरसेल्फ, इस तरह के बहुत फ्लो चार्ट और जो मैट्रिक्स, इस तरह की एनालिसिस के बहुत सारे टूल है जो हमें समुदाय के साथ अपने कार्यक्रमों के निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मैं इस बात को रिइंफोर्स करना चाहता हूँ, किसी भी कार्यक्रम और खास करके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिंग अ बेसलाइन डाटा इज एन इम्पोर्टेंट। एक जो हमारे हाल के वर्षों में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि पहले हम लोग कुछ करते थे और हम कहते थे कि भाई ठीक है, क्या असर हुआ। आप देखिए लोगों के जीवन में समृद्धि आई, खुश है और उनकी आय बढ़ गई, वो सब बढ़ गया, या लोग मुस्कुराने लग गए। अब सवाल ये है कि भाई मुस्कुराए, आप कह रहे हैं कि लोगों में क्या बदलाव आया कि भाई उनकी आय बढ़ गई। आय बढ़ गई तो कहाँ से कितने बढ़ी। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बदलाव को मापने के लिए बेसलाइन बिकम्स अ प्रीकंडीशन। तो इसलिए एक हमारी संगठनों में बड़ी कमजोरी ये है कि हमको पता होता है, किसी क्षेत्र में काम करते हैं, स्थिति जानते हैं, पर जब आप किसी प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उसको जब तक आप पेपर पे कन्वर्ट नहीं करते हो, तो कई बार हमारे असेसमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल के दिन मान लिया जाए जब हम मूल्यांकन करते हैं या इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, तो जब तक हमारे पास बेसलाइन नहीं है, हमें चीजों को तय करने में दिक्कत होती है। आगे जब हम बातचीत करेंगे, प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स की बातचीत करेंगे, अगर हम इंडिकेटर्स तय करना चाहते हैं, बदलाव को मापना चाहते हैं, तो हमारे पास बेसलाइन क्या है। तो बेसलाइन का अर्थ क्या है कि
ये दर्शाता है कि जहां पर भी हमने कोई कार्यक्रम या प्रोजेक्ट शुरू किया वहां पर आज की स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए हम एक गांव में ड्रॉप आउट बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो आज की तारीख में उस गांव में बच्चों की शिक्षा की स्थिति क्या है और कितने ड्रॉप आउट बच्चे या ड्रॉप आउट से जुड़े हुए अन्य पहलू क्या है। अब हमने वहां पे कुछ हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप पे निकला था 40 बच्चे जिसमें से 30 बच्चियां हैं स्कूल नहीं जाती हैं, स्कूल छोड़ दिए, ड्रॉप आउट। हमने कहा आज उस 30 में से भी 20 बच्चियां स्कूल जाने लगी और उसके कारण XYZ हमारा जो जेंडर एनालिसिस और अन्य तरह के जो विश्लेषण थे। तो हम कल के दिन ये बता सकते हैं हमारे हस्तक्षेप की वजह से एक्स जहां पर स्थिति थी वो आज वाई या जेड लेवल पे पहुंच गया है और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए आज के संदर्भ में और खास करके जब हम CSR की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ की बात कर रहे हैं, या बहुत सारे टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, डिलीवरेबल डिफाइंड है, तो ये टाइम जो बेस लाइन डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मुझे लगता है कि हम सभी साथियों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अपना बेस लाइन हम क्रिएट करें। अब इस बेस लाइन के चलते फिर हमारे, जैसे मैंने अभी पहले कहा फिर दोहरा रहा हूँ, हमारी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, तो वो हमारा यानी योजना, उसका निर्माण, उसके लिए संसाधन जुटाना, उसका क्रियान्वयन, उसका अनुश्रवण, मूल्यांकन, उसकी रिपोर्टिंग और फिर रिप्लानिंग। तो एक कार्यक्रम और परियोजना का ये जीवन चलता रहता है और इसलिए मैंने कहा था परियोजना का एक निश्चित अवधि का जीवन है और कार्यक्रम की तुलनात्मक दृष्टि से एक थोड़ी दीर्घावधि जीवन है। अब जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की, यहाँ तक हमने ओवरऑल फ्रेमवर्क की बातचीत की, तो ये हमने ओवरऑल फ्रेमवर्क की बात की। हम जब प्रोजेक्ट प्लानिंग पे आते हैं, हम फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट, इसका एक लंबा इतिहास है और हिस्टोरिकली अगर आप 2-3-4 डिकेड पहले जाते, और मैं तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं, पहले लोग इस तरह से करते थे, यार बताइए आपके इलाके में क्या समस्या, बोले यार पानी की बहुत समस्या है, यार लो पानी के लेके कुछ काम करो, 20,000 50,000 प्रोजेक्ट हुआ, बोला, सोचा और विश्वास, एक भरोसे का काम था। फिर उसको लेके एक छोटी योजना बनाई, किया, अच्छा किया, लोग खुश हो गए। पर समय के साथ ग्लोबली, नेशनली बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं और बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स रही हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लेके। दुनिया में बहुत तरह के मॉडल और अप्रोचेज अपनाए गए हैं और एक मैं कुछ आपके सामने ये अलग अलग तरह के जो अप्रोच है उनको रख रहा हूँ। एक बड़ी पुरानी और खासकर अधिक लोगों ने सुना हुआ गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग, खास करके जर्मन को जॉयल कहते थे, तो जूप करके निकला, फिर उसको गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग की, फिर वो लगा गोल बड़ा है, फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग की बातचीत हुई, फिर एक लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस LFA जो सुना होगा आपने, LFA और खास करके इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल जो डोनर है, बायलैटरल डोनर है, अब इवन लॉजिकल LFA की खूब बातचीत हुई। एक 80 का और 90s का डिकेड था जब लोग LFA की बात करते थे। फिर बात हुई यार और थोड़ा नैरो डाउन निकल के RBM की बात हुई कि रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट हो और जिसमें रिजल्ट्स को डिफाइन किया, तो और फिर पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात हुई। आजकल के हाल के वर्षों में जो और फिर बात होगी, इम्पैक्ट की बात करो, रिजल्ट की बात मत करो, ऑब्जेक्टिव की बात मत करो, और इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात हो रही है। एक जमाना था जब MSC जैसे टूल होते थे। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज क्या रहा, आज अभी लेटेस्ट जो पिछले 2-1 वर्षों में चर्चा हो रही है वो आउटकम मैपिंग पे हो रही है। यानी समय के साथ बदलते संदर्भों में दो तरह के पैराडाइम शिफ्ट रहे हैं प्लानिंग को लेके, प्रोजेक्ट प्लानिंग को लेके। एक तो एस्पिरेशनल प्लानिंग रही है। एस्पिरेशनल प्लानिंग का मतलब होता है कि जहां पर हम एस्पायर करते हैं, यानी जैसे हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, टू प्रमोट, यानी उद्देश्य की टू प्रमोट लाइवलीहुड ऑफ 100 फैमिलीज एंड ऑल दैट, यानी हमारी उम्मीद है कि हम इस परियोजना के खत्म होने पे उद्देश्य है कि 200 परिवारों की आर्थिक वृद्धि होगी, वो हमारा एस्पिरेशनल है। दूसरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है जिसको हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो अब हम उसको कैसे शिफ्ट में देखते हैं कि भाई बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट 200 फैमिलीज इनकम इंक्रीज्ड, यानी उनकी इनकम बढ़ गई X to Y अमाउंट। तो एक जगह एस्पिरेशन है, दूसरी जगह परफॉर्मेंस है, यानी इम्पैक्ट ओरिएंटेड। पर एक चीज आज की तारीख में तय है, अभी जैसे मैं ये कह रहा था कि लास्ट जो आउटकम मैपिंग वाला जो नई सोच और नया टूल डेवलप हुआ, वो ये मानते हैं हमारे करने से थोड़ी नहीं होता सब कुछ। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर असर तो असली चेंज तो बाहर से आता है, बाहर सारे जो एक्सटर्नलिटीज हैं, जो इवेंट्स हैं, अब आप उन चीजों को मैप करिए, वो अलग सवाल है। पर कहने का अर्थ है कि इन सब में एक चीज तो कॉमन है, आज ऑर्गेनाइज्ड
डिफाइंड सिस्टमेटाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात हो रही है। आप हवा में बात नहीं कर सकते, आपको चीजें तय करनी पड़ेंगी, उनको डिफाइन करना पड़ेगा, वो चाहे आपके रिजल्ट्स हैं, चाहे आपके एक्टिविटीज हैं, चाहे आपके रिसोर्सेज हैं। अब एक था कि जो पहले मैं बात, एक अच्छा तरीका किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और जो प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस खासकर ये जूप और ऊप का यानी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्लानिंग और गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट टूल के रूप में माना गया था। उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हम एक समस्या का विश्लेषण करते हैं, हम उसमें एक प्रॉब्लम ट्री बनाते हैं। वो प्रॉब्लम ट्री में हम क्या करते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। हम एक समस्या वृक्ष का निर्माण करते थे कि जिसमें हमारी सेंटर में कोर प्रॉब्लम होगी, नीचे उसके कॉजेज होंगे और ऊपर उसके इफेक्ट्स होंगे। तो वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से हम उस समस्या को आइडेंटिफाई करते थे। और इसको करने के कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी ये थी कि जो पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर हैं, हर एक के साथ मिल करके हम प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस पे, कहने का अर्थ ये है कि जहां पर आप प्रॉब्लम ट्री टूल एनालिसिस यूज करिए, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करिए, आप पीआरए के मेथड यूज करिए, आप फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करिए, पर समस्या का अगर अच्छे से विश्लेषण हो जाता है तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपको बहुत मदद मिल जाती है। अब प्रॉब्लम ट्री बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम ट्री को आप ऑब्जेक्टिव ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं या सोल्यूशन ट्री कहते हैं, है ना। और जहां प्रॉब्लम्स हैं यानी जो नेगेटिव है, जैसे मान लिया जाए कि हमने ये कहा कि एक प्रॉब्लम है किसी गांव में, लेट्स से कि लो प्रोडक्शन ना, फूड इनसिक्योरिटी है, माने खाने की खाद्य असुरक्षा है। वो खाद्य असुरक्षा क्यों है? उत्पादन कम है। उत्पादन कम क्यों है? उत्पादन कम इसलिए है कि जमीन छोटी है और जो छोटी जोत है। दूसरा कारण क्या है कि भाई वहां पे सिंचाई नहीं है। तीसरा कारण क्या है कि किसानों की आर्थिक स्थिति इन्वेस्ट करने की नहीं है, इसके चलते ठीक नहीं है, छोटी है, उत्पादन कम है, तो खाद्य असुरक्षा का एक मान लिया ये है। अब इसके चलते क्या है कि माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन के चलते हंगर है और डेथ है। ये अगर हमने कॉज इफेक्ट में इसको समझा तब हमें समझ में आता है कि हमारी कोर प्रॉब्लम एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अब हमारा अगर ये कोर प्रॉब्लम है तो हम इसको सोल्यूशन ट्री में इमीडिएट कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है कि खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा कैसे हुई? छोटी जो थी, उत्पादन कम था तो उत्पादन बढ़ाना, असिंचित था तो सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना, और दूसरे अगर उसके पास साधन नहीं, उन साधनों के लिए अन्य जगह करना। ऊपर में जाएंगे आपका क्या हो जाएगा कि माल न्यूट्रिशन था तो कुपोषण की जगह सुपोषण हो जाए। ऊपर उससे मृत्यु दर हो रही थी या मृत्यु दर बढ़ रही थी तो बाल मृत्यु दर में। तो लॉजिकली आपकी प्रॉब्लम ट्री और सोल्यूशन ट्री या ऑब्जेक्टिव ट्री भी कहते हैं कुछ लोग इसको, it helps you to do a very rigorous analysis of the problem and solutions. अब हमने जब समस्या पहचान ली, उद्देश्य तय कर दिए, फिर उन उद्देश्यों को, ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा था। फॉर एग्जांपल, लो लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन नेशनल एंड लोकल प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक उदाहरण के लिए कि लोगों की राष्ट्रीय जो नीति निर्माण में एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो उसमें कम भागीदारी है और उसमें निर्णय में, उन प्रक्रियाओं में उनकी निर्णय में कम है। ये क्यों है? अब आप देखेंगे ये इसकी लो लेवल ऑफ वाई, इस वजह से सोशल नॉर्म्स ठीक नहीं है। ये क्यों है? इसके ये कारण है, यानी नीचे कारण है और ऊपर प्रभाव है, और हर एक जो नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट, ये रिलेशनशिप चलती है। अब इसी को सीधे आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या था? लो लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन नेशनल एंड लोकल प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लो था, हम कर दिया हाई लेवल या इंक्रीज लेवल ऑफ, ये कर दिया। तो ये सारे जो निगेटिव्स थे ये हमने पॉजिटिव कर दिए। तो प्रॉब्लम ट्री ऑब्जेक्टिव ट्री से एक सरल आसानी ये हो जाता है कि अब ये आपके हायर लेवल हो जाएंगे, है ना। फिर नीचे आएंगे ये आपके रिजल्ट एरियाज हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे ये आपके एक्टिविटीज इनपुट लेवल पे आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस और सोल्यूशन ट्री या ऑब्जेक्टिव ट्री एनालिसिस अच्छा टूल है जो लॉजिकली आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग में बहुत मदद करता है। आरबीएम में अब इसी में मैंने जैसे ऑब्जेक्टिव ट्री की बात की, जब हमने ये चीजें तय कर ली, अब धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि जैसे हमने यह लिखा हाई लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। हाई माने व्हाट? हाई, हाउ लेवल ऑफ हाई, low level means what? How do you define it?
इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप इन रिजल्ट्स को लेके फिर बातचीत, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई कि रिजल्ट्स जब तक हम तय नहीं करेंगे, बहुत सालों से हम कह रहे हैं बदलाव आ रहा है, तो क्लियरली आप ये बताइए व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग। तो आपके जो कार्यक्रम है, परियोजना है, उससे हम किस तरह की रिजल्ट्स चाहते हैं, और वो रिजल्ट रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो, और उसके अलावा हम उन पूरे रिजल्ट्स को कैसे मॉनिटर करें, उनको कैसे रिपोर्ट करें। यानी हमारा जो पूरा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, हाउ डू वी इंश्योर कि ये चारों रिजल्ट बेस्ड हो, यानी रिजल्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग, रिजल्ट बेस्ड रिपोर्टिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो रिजल्ट का कॉन्सेप्ट था कि इसको हम कैसे अच्छे से कर सके, सो दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज थोड़ी सी और आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे अलग अलग ये जो स्कूल्स की बात की, मेथोडोलॉजी की बातचीत की, एक भिन्नता इन सब में है टर्मिनोलॉजी की, सही है। अब आप गोल ओरिएंटेड या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग देखेंगे तो इसमें आप क्या टर्म यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, आउटपुट्स, एक्टिविटीज, इनपुट्स। अब आप लॉजिकल फ्रेमवर्क में जाएंगे तो आपको सुनाई देगा कि इम्पैक्ट क्या है, आउटकम्स क्या है, आपके रिजल्ट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, इनपुट्स एंड एक्टिविटीज क्या है। आप इम्पैक्ट और आरबीएम में जाएंगे तो कई बार आपको रिजल्ट हायरार्की में आउटपुट क्या है, या इनिशियल, इमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। यानी कहने का अर्थ है कि देयर इज अ हायरार्की। और दूसरा जो इस सब में वेरिएशन है, कई बार टर्मिनोलॉजी का अंतर है। तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, डोंट वरी फॉर द टर्म्स, किसी भी अप्रोच से लो। एक तो रिजल्ट हायरार्की क्या है, यानी हम जो बदलाव कर रहे हैं, जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, हमारी जो रिजल्ट की हायरार्की है या इंटरवेंशंस की हायरार्की है, उसको समझने की जरूरत है, जिसपे मैं अभी यहाँ पर आपसे बात कर रहा था कि अगर हम अब इसके एलएफए में रिजल्ट बेस की हमने बातचीत की, जो रिजल्ट हायरार्की है, एक जो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, मीडियम टर्म की, शॉर्ट टर्म की, और कुछ ऑन गोइंग और इमीडिएट। यानी हम कुछ इनपुट्स डालते हैं और उन इनपुट्स के साथ कुछ एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटीज से कुछ आउटपुट्स आते हैं, उन आउटपुट्स से कुछ आउटकम्स आते हैं, और उन आउटकम से इम्पैक्ट आते हैं। यानी कि देयर इज अ लॉजिकल फ्लो। और जब हम, जिसमें एक चीज में जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लानिंग वुड बी ऑलवेज टॉप डाउन एंड इम्प्लीमेंटेशन वुड बी बॉटम अप। यानी व्हेन यू प्लान, आप ये सोचते हैं कि यार हम जो करना चाह रहे हैं इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या इस प्रोजेक्ट से हम आउटकम्स चाहते हैं, उन आउटकम्स के लिए हमको क्या आउटपुट्स जरूरी है, और उन आउटपुट्स के लिए हमको क्या एक्टिविटीज करनी है, और उन एक्टिविटीज के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेज और इनपुट चाहिए। अब वो चाहे हमारे फाइनेंशियल हो, ह्यूमन है, मटेरियल हो। हमारे जो रिजल्ट इम्पैक्ट जो है, वो अल्टीमेट जो हमारे बेनिफिट्स है, या हमारा अल्टीमेट जो हमने लॉन्ग टर्म में क्या समाज के जीवन में बदलाव आएगा, उसको हम देखते हैं। यानी इम्पैक्ट के अगेंस्ट में हम चीजों को देखते हैं कि भाई लंबे समय में समाज में किस तरह का बदलाव आएगा। आउटकम में कई बार हम शॉर्ट टू मीडियम, यानी कोई भी परियोजना की जो दौरान और परियोजना समाप्त होने तक जो बदलाव हमें अपेक्षित, जो बदलाव है, उसको कई बार हम आउटपुट के रूप, आउटकम के रूप में देखते हैं। और इम्पैक्ट कई बार हमारे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दिखते हैं समाज में। और आउटपुट जो होते हैं, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी जो हम करते हुए धीरे धीरे जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल जो डिलीवर्ड सर्विसेज है, प्रोडक्ट है ना। फॉर एग्जांपल, हमने कई बार ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में कई बार हम कहते हैं हमारा इम्पैक्ट क्या है, हमने जी 20 लोगों को ट्रेन कर दिया या 500 लोगों को ट्रेन कर दिया। सो व्हाट, ट्रेन कर दिया तो क्या इम्पैक्ट हुआ? तो ट्रेन करने के बाद उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? तो बोले नहीं कुछ, उसके बाद हमको पता ही नहीं। तो आपको कई बार हम एक्टिविटीज का जो कंप्लीशन है उसी को हम रिजल्ट्स है। तो ये आउटपुट्स में कई बार वो हमारे इमीडिएट लेवल पे एक लेवल के आउटपुट्स है या रिजल्ट्स है, जिसको हम इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। पर जब हम ऊपर के लेवल में जाते हैं, देन वी आर लुकिंग शॉर्ट टू मीडियम चेंजेस। और जब हम ऊपर के लेवल हायरार्की इम्पैक्ट पे जा रहे हैं, वी आर लुकिंग टू लार्जर चेंजेस, यानी
समाज में हम व्यापक क्या बदलाव देखना चाहते हैं। अब इन रिजल्ट्स को नापने के लिए, इसीलिए मैंने ये कहा था कि हमको कुछ इंडिकेटर भी चाहिए, और किसके अगेंस्ट नापेंगे, तो हमने बेसलाइन के अगेंस्ट नापना है, और दूसरा बेसलाइन के आधार पर हम टारगेट करते हैं। मान लिया जाए इस कार्यक्रम में हमने एक बेसलाइन की कि सामर्थ्य परियोजना के अंतर्गत हम 4 महीने के अंत में 200 लोगों को या 50 लोगों को या 250 लोगों को हम ट्रेंड करेंगे, तो दैट इज अवर टारगेट। और हमने बेसलाइन किया था X नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम ये पूछेंगे कि भाई अलग अलग लेवल पे हम जब इंडिकेटर तय करेंगे कि परियोजना के अंत में कितने लोग ट्रेंड हुए, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल ट्रेंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, तो व्हिच विल रेफर, जिसको हम अपने टारगेट, उस टारगेट के लिए हमारा इंडिकेटर, इसको हम समझने की जरूरत है। यानी अलग अलग लेवल पे, आउटपुट्स के लेवल पे, आउटकम्स के लेवल पे मैं थोड़ा आगे बात करूंगा, बट वी हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स टू अंडरस्टैंड, टू असेस द इम्पैक्ट और चेंजेस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट हाई, और इसको हम रिजल्ट हायरार्की कहें या ऑब्जेक्टिव हायरार्की कहें। और उसके लिए फिर आगे जब हम लॉ फ्रेम की बात करते हैं या RBM की बात करते हैं, पर हमें ये जानकारी कहाँ से मिलेगी कि जो हमारे लोग हैं जो ट्रेंड हुए हैं, ये जानकारी जो आप दे रहे हैं कि भाई 200 लोग 150 लोग, वो इसको सत्यापन का स्रोत क्या है, इसको कह रहे हैं सत्यापन का स्रोत। दूसरा इसमें मैं एक पॉइंट पे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हम जब कर रहे हैं, परियोजना कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग इन एब्स्ट्रैक्ट, राइट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए हर प्रोजेक्ट्स में देयर आर assumptions एंड देयर आर रिस्क, यानी कई चीजें हम मानते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमने कार्यक्रम बनाया, हमने कहा कि, और बाकी साथी लोग भी इस उदाहरण से समझने की कोशिश करें, ये लॉग फ्रेम में, रिजल्ट बेस्ड फ्रेम में बात करें। हम किसी एक, और ये बार बार सुबह मुझसे पहाड़ कह रहे थे, तो पहाड़ का ही उदाहरण देता हूँ। पहाड़ में अधिकतर ऊपरी इलाकों में असिंचित खेत है, यानी सिंचाई नहीं है, और छोटी जोत है, ठीक है। वहां पर हमने एक कृषि उत्पादन का काम किया, मान लिया जाए फूड सिक्योरिटी का, या इनहांस प्रोडक्टिविटी का, या एम्प्लॉयमेंट उसका, यानी उस खेती के माध्यम से हम उत्पादन और आय बढ़ाना चाहते हैं। अब उस खेती का हमने क्या कहा, उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए हमने आउटकम कहा कि हमारा एक ये होगा कि भाई यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा। उस उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने आउटपुट क्या होने चाहिए, उसमें नई तरह की फसल और ये और चार और इस तरह के, उसके लिए काम क्या करेंगे, लैंड लेवलिंग और वो एक्टिविटी हमने क्या, इनपुट में हमने कुछ चीजें लगा दी। अब हमने कहा कि अच्छी फसल लगाएंगे, उन्नत बीज लगाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। पर हमारा अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है, क्योंकि ये रेनफेड एग्रीकल्चर है, अजम्पशन हमारा क्या है, अगर समय पर बारिश हुई तो वांछित उत्पादन बढ़ेगा। यानी द कंडीशनैलिटी, यानी ये जो आवश्यक शर्त है, ये शर्त है कि अगर बारिश समय पर हुई तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब लोग कहेंगे जब आपको पता है बारिश का तो आप क्या करें, इसीलिए हम कहते हैं अजम्पशन में कई बार हम देखते हैं कि जो अगर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वी कैन ओनली अज्यूम, और अदरवाइज इसको हम एक इंपॉर्टेंट रिस्क के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए कई बार हम ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बातचीत हुई। अब एक लेवल का जम्पशन ये हो गया। दूसरा हमने कहा उत्पादन तो बड़ा, टमाटर की खूब खेती हो गई, पर अगर वो बाजार में नहीं गया तो आपको उचित दाम नहीं मिलेगा। अब अजम्पशन क्या है कि जो इंक्रीज्ड यील्ड है, उत्पादन है, उस उत्पादन के लिए बाजार की उपलब्धता। अब यहाँ पर देखिए दो सवाल आते हैं। एक आपने कहा अगर ठीक से दाम मिलेगा, अच्छा बाजार मिलेगा, अज्यूम कर रहे हैं, पर कई बार हम कहते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बाजार का होना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बाजार को हम अजम्पशन में नहीं छोड़ना चाहते, लेट अस वर्क ऑन द मार्केट क्रिएशन, वैल्यू चेन। तो हमने विपणन के लिए कोऑपरेटिव, उसको भी कन्वर्टेड देम एज ए एक्टिविटी which was not otherwise part of the activity। उसका पूरा हमने उस assumption को, तो ऐसे जो assumptions है जिनको हम वास्तव में एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, so that हमारा बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट assumption पर बेस्ड हो। इसीलिए कई बार क्रिटिकल assumptions की बात होती है, जो रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए भी रिस्क मिटिगेशन की हम बातचीत कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा बाजार से दाम मिल गया
और दाम मिला, और उसके बाद हमने अज्यूम क्या किया कि भाई उसके बाद हमारा था कि किसान की जिंदगी खुशहाल हो गई, उसके परिवार में समृद्धि होगी। अगर वो पैसा उसने किसान ने अपने परिवार और उसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो इस तरह से हम अलग अलग लेवल पे अजम्पशंस और रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें सिद्धांत यह है, ऐसी चीजों को अज्यूम मत करिए जिनको आप एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जो क्रिटिकल है, जो आपके अनकंट्रोल्ड है, उनको आप अजम्पशन में जरूर डाल सकते हैं। तो ये पूरा एक रिजल्ट का, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी प्लानिंग का फ्रेमवर्क बन जाता है। इसीलिए हमने कहा था ये लॉजिकल फ्लो है, चाहे लॉ फ्रेम में या आरबीएम में, इनपुट, एक्टिविटी, आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटकम, ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे कुछ किया अलग अलग लेवल पे, ये हमारी रिजल्ट हायरार्की होगी। अब थोड़ा इसको हम थोड़ा और समझें लॉजिक को, कि आपने एक सामाजिक परिस्थिति का विश्लेषण किया, उसके आधार को आपने देखा कि भाई वहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्टेक होल्डर क्या है, सिचुएशन क्या है, संस्था की प्रायोरिटीज क्या है, मैंडेट्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है। फिर हमने कुछ इनपुट्स तय किए, उन इनपुट्स में हमने कहा कि क्या इन्वेस्टमेंट है, स्टाफ, टाइम, प्लानिंग, एक्सपर्टीज, मटेरियल, रिसोर्स, कहते हैं ना पूरे तरह के जो ह्यूमन, फाइनेंशियल। फिर हमने कहा आउटपुट। आउटपुट्स में आप 3 लेवल पे देखिए, एक तो हमारे किसी भी चीज में कोई एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी का एक इमीडिएट हुआ, हमने आज ट्रेनिंग दे रहे, इमीडिएट आउटपुट क्या हुआ कि भाई इतने लोग ट्रेंड हो गए, इतने लोगों ने सेशन अटेंड किया। फिर हम उसके आउटकम में जाते हैं, तो व्हाट आर द शॉर्ट टर्म, और तो शॉर्ट टर्म में लोगों में जागरूकता बढ़ी, नॉलेज बढ़ा, एटीट्यूड में चेंज हुआ, स्किल बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े, ओपिनियन बदले, एस्पिरेशंस बदली, इंटेंशंस बदले, मोटिवेट हुए, ये लोगों में सेल्फ में चेंज है। दूसरा, उनके बिहेवियर और प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आया, दूसरे लेवल का। अब आप समझ रहे हैं हायरार्की है। एक तो इमीडिएटली मुझ में मेरा क्या बढ़ा, नॉलेज बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ा, स्किल बढ़ा। उस स्किल बढ़ने से मेरे अंदर के जो बिहेवियर है, उसकी जो प्रैक्टिसेस है, डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसीज है, एक्शंस है, इन एक्शंस का इंटरमीडिएट तौर पे मेरे में या उस समुदाय में, व्यक्तियों में, वांछित समूह में क्या बदलाव है। और तीसरा, इन सब के चलते उनकी व्यापक परिस्थिति, वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, सिविक हो, इन्वायरमेंटल हो, जो भी हमने डिफाइन किया है, तो लार्जर लेवल इम्पैक्ट क्या, लॉन्ग टर्म क्या, यानी ओवरऑल उनके सामाजिक, आर्थिक और जीवन के अन्य पहलुओं में क्या बदलाव आया है, वो हमारा एंड का, हमारा जो भी लॉन्ग टर्म हम आइडेंटिफाई रिजल्ट करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सटर्नलिटीज भी हैं। भाई किसी समाज में हमने 5 साल तक एक कार्यक्रम किया, पर समाज की बहुत सारी बाह्य कारक हैं, सामाजिक कारक है, राजनीतिक कारक है, उन सब का समाज में बदलाव। इसीलिए कई बार हम कहते हैं इम्पैक्ट इज नॉट इन आवर कंट्रोल मैनी अ टाइम। और जो खास करके हम आउटकम्स तक कहते हैं कि जहां पर हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट इन तीनों लेवल पे, ये कई बार प्रोजेक्ट में हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो ओवरऑल एक फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो किसी भी एक प्रोग्राम्स का, एक किसी भी प्रोजेक्ट्स का, प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण आइडेंटिफाई। अब एक चीज है, जब हम रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने कहा था, हम नॉलेज, रिजल्ट, आउटकम्स के टाइप, मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बात की कि परसेप्शन में, एटीट्यूड में, बिलीफ्स में, फीलिंग्स में, फंक्शनिंग में, उसके बिहेवियर में, और उसके सामाजिक आर्थिक जीवन में। कई बार हम ये भी देखते हैं कि आजकल क्रॉस कटिंग की बात होती है, जैसे हम जेंडर इश्यूज की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, आजकल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, आजकल इंक्लूजन की बात हो रही है। तो कई बार ये रिजल्ट्स हमारे क्रॉस कटिंग रिजल्ट्स होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रोजेक्ट एरिया। यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी कि रिस्क और अजम्पशंस पे, अगर हम जिन रिस्क को या अजम्पशन को किसी भी प्रोजेक्ट में, ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत प्रभावित नहीं करेगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। पर जो क्रिटिकल है, देन वी नीड टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन आवर प्रोजेक्ट प्लानिंग। दूसरा, मैंने ये कहा था, अभी मैंने स्पष्ट किया था एक एग्जांपल से, कि अगर ये इनपुट है, इफ एंड देन की रिलेशनशिप हमारा जो लॉजिकल वो है। इंडिकेटर की जो मैं बात कर रहा था कि किसी भी रिजल्ट को मापने के लिए वी नीड टू हैव इंडिकेटर, और इंडिकेटर हमारे पास संख्यात्मक भी है, गुणात्मक भी है। और खास करके आजकल लोग नंबर, उसका रेशियो, परसेंटाइल, रेट, टाइम, ऐसा इंडिकेटर्स हम चाहिए कि जो उस चीज को परिभाषित कर सके। और कोशिश ये हो कि एक ऐसा इंडिकेटर हो जो जैसे हम रिजल्ट में एक बहुत सारी बात होती है, स्मार्ट रिजल्ट हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो,
अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो, है ना। उसी तरह से हमारे इंडिकेटर्स स्मार्ट हो, जो क्वांटिटी को भी दर्शाएं और क्वालिटी को भी दर्शाएं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस ऑफ यंग चिल्ड्रन इन XYZ डिस्ट्रिक्ट, हम क्या करें, इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस। अब इंडिकेटर क्या है, कितने प्रतिशत बच्चों की इतने साल के अंदर इतने में इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा वो देखें कि हमने आउटकम में क्या, इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस, ये अगेन मोर एस्पिरेशनल है, पर इसको हम और ऐसे कैसे और क्वांटिफाई करें। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक रिजल्ट्स को लेके हम स्पेसिफिक इंडिकेटर्स डेवलप कर सकते हैं। तो इंडिकेटर बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी नतीजे को हम किस तरह से नापेंगे, और दूसरा क्या वो वास्तव में वो इंडिकेटर इज रियली एबल टू मेजर दैट रिजल्ट, यानी वो कितना वास्तव है जो उससे जुड़ी हुई सीधी और वास्तविक जानकारी दे। इसलिए कई बार आजकल बहुत सारे क्वालिटेटिव डायमेंशंस हैं, उसके लिए आजकल बहुत सारे प्रॉक्सी इंडिकेटर्स लोग तय करते हैं। पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा, व्हाट इज पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन को वी नीड टू अनपैक, यानी सहभागिता का फिर अर्थ क्या है, कि निर्णय में भागीदारी, उपस्थिति, और ये इस तरह से जब हम अनपैक करते हैं तो कई बार हम वास्तविक इंडिकेटर उसके लिए तैयार कर पाते। अब जो इंडिकेटर हमने तय कर दिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि उस फ्रेमवर्क में जो मैंने पहले पिछले स्लाइड में बातचीत की, कि उस इंडिकेटर पर हमें जानकारी कहाँ मिलेगी। उदाहरण के लिए इसी कोर्स की बात करें, सामर्थ्य की, तो अगर यहाँ 80 लोगों ने सहभागिता निभाई, अगर ये अजीत जी स्टेटमेंट देते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा इन 80 लोगों ने हमको सहभागिता निभाई। तो अजीत जी हमसे कहेंगे हमारा जो MIS और ये डेटाबेस है, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लोगों की आय बढ़ी, पर लोगों की आय बढ़ी, ये जानकारी कहाँ से बढ़ी, हमने कहा पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हमारे हस्तक्षेप से, तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो हो सकता है जो इलेक्शन ऑफिसर है, ब्लॉक ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो वो सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी क्या, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये भी देखना है कि इंडिकेटर हमने चुन लिया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब जो मैं ऊपर बातचीत कर रहा था, खास करके ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में बहुत मैंने ऊपर बातचीत की कि हमने परिस्थिति का विश्लेषण किया, संस्था की अपेक्षाओं को जाना, अपनी रणनीति तय की, समस्या को चुना, अब रिजल्ट आइडेंटिफाई कर दिए, हमने थोड़ा इंडिकेटर्स तय कर दिए। अब उन रिजल्ट्स के लिए हम तय कर दिया क्या क्या इनपुट और एक्टिविटीज है, तब हम अब एक्चुअली एक्शन प्लानिंग की बात करेंगे। अगर हमने तय कर दिया ये 20 काम होने हैं, तो एक्शन प्लानिंग में किस रिजल्ट के लिए हमको क्या करना है, ये क्लैरिटी बनानी पड़ती है। अगर हमने कहा कि महिलाओं के समूह द्वारा XYZ उत्पादन, अब उस XYZ उत्पादन के लिए क्या क्या एक्टिविटी और इनपुट होना जरूरी है, तो हर रिजल्ट एरिया के लिए वी नीड टू मैप, यानी हमको पहचानना चाहिए क्या क्या एक्टिविटीज और इनपुट हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में देने होंगे। तो इसके लिए हम जैसे कई बार देख लेते हैं हमें रिजल्ट क्या चाहिए, कौन करेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेंगे, और बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। कई बार हम इस तरह से गैंट चार्ट बनाते हैं कि ये एक्टिविटीज हैं, ये इस तरह से हम करेंगे, है ना। और ये हर एक रिजल्ट वाइज हो सकती है। इस रिजल्ट के लिए हमारे, मैं उस पर आगे आपको दिखाऊंगा एक स्लाइड। या हमने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये एक्टिविटी होनी है तो ये एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, कौन लोग इससे जुड़ेंगे, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, ब्ला ब्ला। इस तरह से हम अपना एक पूरा डिटेल्ड एक्शन प्लान हम बनाते हैं, और उसी आधार पे हम एक मॉनिटरिंग प्लान बना देते हैं कि हमारे आउटपुट और जो टाइम, एक समय के साथ कब हम किन चीजों के हिसाब से मॉनिटर करेंगे। और क्या मॉनिटर करते हैं हम, गतिविधि, क्या आउटपुट है, क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, क्या नतीजे हैं, क्या सिस्टम है, क्या संसाधन है, और रिलेशनशिप है, और जो समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं, यानी इन सारे डायमेंशंस को अपने जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देन वी स्टार्ट मॉनिटरिंग दिस। अब इसमें जो हम जैसे बात कर रहे थे, आजकल बहुत रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग की बात करें कि हमारा इंडिकेटर क्या था, उस इंडिकेटर पे एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, क्या है अभी, और क्या उसमें कोई बदलाव आ रहा है, या कोई उसके कारण क्या है, हमारी लर्निंग क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। तो कई बार अलग अलग तरह के रिजल्ट एरिया में हमने कहा था भाई बाय एंड ऑफ दिस 2 year 200 adolescent drop out children would be enrolled in the mainstream schools। तो अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्यों बदलाव आया, नहीं आया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। तो कई बार हम रिजल्ट को भी ट्रैक करते हैं।
दूसरा, कई बार हम एक्टिविटी को भी ट्रैक करते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो, और इसको MIS का हिस्सा कई बार लोग बनाते हैं कि हमारी एक्टिविटी स्टार्टअप डेट क्या थी, कंप्लीशन कौन भी जिम्मेदार था, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व था, तो ये सारी चीजें हम इन्वॉल्व। तो एक्टिविटी, इनपुट, प्लानिंग, रिजल्ट्स की भी हायरार्की, जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करता है, वी डेवलप अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग प्रोसेस। नाउ उसी तरह फिर हम इवैल्यूएशन की भी कब करेंगे, मिड टर्म, एंड टर्म और एक्सपोज, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की मैंने अभी बातचीत की थी कि भाई प्री फिजिबिलिटी भी करते हैं कई बार, जैसे मैंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कहा, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बहुत सारे डोनर अप्रेजल बहुत डिटेल में करते हैं, कोई प्री फंडिंग अप्रेजल कहता है, फिर आपका मिड टर्म रिव्यू, एंड टर्म रिव्यू, या कई बार इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, एक्स एंटी, एक्स पोस्ट की जो बात करते हैं, प्री एंड पोस्ट। अब इसी में एक बार जो मैंने बातचीत की, तो मॉनिटरिंग हो गई, आपकी प्लानिंग हो गई, अब आप रिपोर्टिंग भी इवेंट बेस्ड हो गई, आपकी रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हमको रिजल्ट वाइज रिपोर्टिंग करिए, आपके प्रोजेक्ट्स में आपने कहा रिजल्ट एरिया 1, उसके लिए ये इंटरवेंशन, आप उसी फॉर्मेट पर। इन जनरल हमारे आमतौर पे जो मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअल, एनुअल, मिड टर्म, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इस तरह से हमारे रिपोर्टिंग के फॉर्मेट होते हैं, और डिपेंड करता है हमारी रिपोर्ट्स के अलग अलग जो टाइप्स हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, जब हम पूरे प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बजट का। हमने काम देख लिया, एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो गई, रिजल्ट्स आइडेंटिफाई हो गए, काम पता लग गया, हमने डिफरेंट इनपुट्स की मैपिंग कर दी, तब हम ये करते हैं कि बजटिंग पे आते हैं। अब इस पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए व्हाट इज द बजट दैट वी नीड, और एक जो बजट है, बजट क्या है बेसिकली, दैट ट्रांसलेट प्लान्स इनटू मनी या रिसोर्सेज, यानी बजट हमें ये बताता है कि इस काम को करने के लिए हमें कुल कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इट्स एन एस्टिमेटेड और इन्फॉर्म्ड गेस, इट में वेरी, थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा होता है, पर आपका वो इन्फॉर्म्ड शब्द को याद रखना, इन्फॉर्म्ड गेस एंड एस्टिमेट ऑफ द रिसोर्सेज, मॉनिटरी रिसोर्सेज यू नीड टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट, यानी उस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कितने हमें वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। और वो संसाधन और बजट हमें ये बताता है हमें कब कितने समय की जरूरत है। बजटिंग करते समय कई बार हमें समझ में आता है कि अपने प्रोजेक्ट्स की, एक्टिविटीज की, स्ट्रैटेजीज को रिविजिट करने में मदद करता है, और बजट ये बताता है कि एक संगठन के रूप में हमें कब कितने संसाधनों की आवश्यकता हो। अब बजटिंग करते समय सबसे पहले एक सवाल आता है, हम कॉस्ट एस्टिमेट कैसे करें। बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, जानते भी हैं, आजकल बड़ा चर्चा का मुद्दा भी है। तो 3-4 ब्रॉडर कॉस्ट कहते हैं। एक तो आपको ऑपरेशनल कॉस्ट है, प्रोग्राम कॉस्ट है, यानी जिस प्रोजेक्ट में जो हम काम करने वाले हैं उस काम से जुड़ी हुई गतिविधियों पे जो हमारा खर्चा आएगा, चाहे वो कृषि से संबंधित है या आपका ट्रेनिंग से संबंधित है या दूसरे तरह के। तो जो डायरेक्ट प्रोग्राम कॉस्ट है उसको हम कई बार ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं, इसके भिन्न भिन्न नाम है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, यानी जो संस्था उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित कर रही है उसके खर्चे जो होंगे, जिसमें हमारे उसके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एक्सेट्रा। तीसरा जो लोग उससे जुड़ेंगे, कि जो स्टाफ इन्वॉल्व है उस स्टाफ का। और चौथा कैपिटल कॉस्ट, यानी उसके लिए जो हमको इन्वेस्टमेंट करना है, जो संसाधन बना। अब यहाँ पर एक दो द्वंद है। एक द्वंद ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं स्टाफिंग कॉस्ट को अगर हम अलग दिखाएंगे, कई बार वो प्रोग्राम कॉस्ट का हिस्सा हो सकती है। कई बार आजकल अब जो नए नियम आ गए FCRA में, जैसे अभी माना लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की 20% कर दी है, या पहले इनकम टैक्स में 50% की सीलिंग है एडमिन कॉस्ट की। तो आपको इस तरह से रिविजिट करना पड़ेगा। कई बार हम, जैसे मान लिया जाए बहुत सारे, जैसे FC में अभी नया कहा गया कि कौन मान लिया जाए ट्रेनिंग है या जो आपके सर्विस प्रोविजनिंग है, शिक्षा, उन सबको सीधे आपको एडमिन कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। या इनकम टैक्स ने डिफाइन किया कि ये आपकी चीजें एडमिन में है, ये प्रोग्राम में। तो अपने को कई बार ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टाफिंग, जो काम से जुड़ी हुई जो कॉस्ट हैं, उनको हम प्रोग्राम कॉस्ट में ले जाए, सो दैट वी हैव ए मिनिमल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ जब आप काम करेंगे तो दे विल आस्क, ओ व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट या फैसिलिटेशन। तो डिपेंडिंग फंडर टू फंडर आप अपनी कॉस्ट का एस्टिमेट कर सकते हैं। और कई बार अच्छा है कि उस कॉस्ट में एडमिन कॉस्ट को बहुत सारे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी प्रोग्राम कॉस्ट ज्यादा हो, उसी में आप ये कॉस्टिंग के लिए आप हर एक्टिविटीज वाइज जाइए, यूनिट कॉस्ट निकालिए। मान लिया जाए हम कह रहे थे ट्रेनिंग करनी है 3 दिन की, 5 दिन की, उस एक ट्रेनिंग 20 लोगों की इतने होगी, तो हमारी टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से यूनिट कॉस्ट एक बार जब हम निकाल लेते हैं,
फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हुए अपने टोटल बजटिंग कर सकते हैं। बजटिंग में इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैनेजमेंट, सैलरीज, ओवरहेड, इसमें मैं जो अभी अच्छा ट्रेंड यही है कि कोशिश हम ये करें जैसे बहुत सारे जो खर्चे हैं जो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो एडमिन और इन सब में न दिखे। तो कई बार उससे क्या है, फिर एक अच्छी तस्वीर भी जाती है कि आपका अधिकतर खर्चा प्रोग्राम्स पे हुआ, न कि सिर्फ संगठन को अच्छा चलाने में। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि प्रोग्राम में इतना खर्चा करते हैं पर उनके स्टाफ और वो देने के लिए कोई रिसोर्सेज ही नहीं होते। कई संगठन ऐसे हैं जिनके पास संसाधन है, बड़े ढांचे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने पे चला जाता है, प्रोग्राम कुछ नहीं होते। तो कई बार ये लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप किसके लिए और क्यों है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 3 तरह से बजटिंग करें। एक तो कोई से संसाधन नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल, यानी ऐसा बजट बनाइए जिसमें जिंदा रहे, मिनिमम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सस्टेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम। कहीं से फंडिंग नहीं है तो कम से कम हम ऐसे कार्यक्रम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए जो मिनिमम है। कई बार हमारे पास गारंटीड है, हमारे पास एक कमिटेड डोनर है, वो डोनर ने एक सीलिंग है, उसमें हम दे रहे हैं कि भाई इतने के अंदर आपको करना। और कई बार हमारे पास खुला मैदान है, आप किसी के लिए, किसी ने कहा आप इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आपके पास बजट का कोई सीलिंग नहीं है, आपके पास ऑप्टिमल बजटिंग है। तो ये अब डिपेंड करता है कि जो सामने वाले को, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग डोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसके हिसाब से बजटिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। और इसमें दूसरा है कि कई बार जब बहुत सारे संगठन वर्षों से काम कर रहे हैं तो देयर आर 2 वेज ऑफ बजटिंग। वन इज इंक्रीमेंटल बजटिंग, यानी पिछले साल जो हुआ हम अंदाजा लगाते हैं, जैसे साल में होता है ना सरकार में, इस साल इतने परसेंट बढ़ेगा, इतना परसेंट, तो वो अंदाजा है कि पिछले साल से, और बहुत वेरिएशन भी नहीं होता। और कई बार जीरो बेस्ड, हर चीज को हम नए सिरे से जीरो बेस्ड में शुरू करते हैं। तो बजटिंग भी आपकी प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बजटिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। अब आप बजट को इंप्लीमेंट करते हैं, बजट मॉनिटरिंग, बजट से डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन जो आपका चल रहा है, और बजट उसको मॉनिटर करते हुए जो पूरी ट्रैकिंग है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बजट मॉनिटरिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम इन ऑर्गेनाइजेशन। तो समिंग अप कि जो पूरा हमारा जो हमने यहाँ बातचीत की थी, हम कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है कि हमने विश्लेषण किया, उस विश्लेषण के आधार पे हमने बेसलाइन बनाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, उस कार्यक्रम की, परियोजना की फिजिबिलिटी एनालिसिस की, और उसके आधार पे नियोजन किया, उस नियोजन का क्रियान्वयन किया, उस क्रियान्वयन करते हुए मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया, और उस परियोजना के एक प्रभाव को जांचने के बाद फिर हमने नए कार्यक्रम और परियोजनाओं का निर्माण किया। तो ये चक्र किसी भी संस्था के जीवन में लगातार चलता रहता है। तो एक एज ए गुड प्रैक्टिस ये जो पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का साइकिल है, कई बार इसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जेंस है। तो एज ए गुड प्रैक्टिस कीप ऑन रिव्यूइंग योर प्रोग्राम्स। इसीलिए एक मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जहां हम लॉन्ग टर्म में संस्था या संगठन के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं, फिर उसकी हम डिटेलिंग करते हैं। तो परियोजनाएं आती जाती रहेंगी, संस्थाएं वहां है, रहेंगी। एज ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें बहुत समझने हैं, हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। और जिस दिन हम ये ठोक के कहते हैं कि सॉरी बॉस, महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारा संगठन ये काम नहीं करता है, उससे आपकी संस्था की पहचान बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दूसरे स्टेक होल्डर्स की रेस्पेक्ट बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं को लेके मैं दोबारा आप लोगों को दुखी करूंगा, पर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब थोड़ा और प्रैक्टिकली जब हम जाएंगे तो उसको हम जब प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग में आएंगे तो तब हम इन निटिग्रिटीज को थोड़ा और डिटेल करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आज कम समय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। अब प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो फिर हम जब कहेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल लिखे, आपका विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, थ्योरी ऑफ चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर आपको क्लैरिटी होगी। रिजल्ट चेन की हम बात करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तब हम थोड़ी सी और इन टेक्निकल इश्यूज की बातचीत करेंगे। क्योंकि समय हमारे पास कम है तो मैं कुछ ही क्वेश्चंस को रेज करना चाहूंगी सर आपके समक्ष। हमारे बीच एक पार्टिसिपेंट है हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी। एक बेसिक उत्सुकता है कि वो एक संस्था को अपने विजन को सेट करने में उसका गोल, एम, ऑब्जेक्टिव
बेसिकली वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं उसको, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस अगर हैं तो एग्जांपल्स के रूप में अगर हम समझ पाए सर। 2 सवाल में एक को देखो, हमने ये कहा है, एक किसी साथी का मैंने टॉप में देखा था, वहीं से शुरू पकड़ रहा हूँ। जरूरी नहीं है हम एक ही समस्या पे काम करें, ये डिपेंड करता है हमारी सक्षमता क्या है, हम एक और अधिक कई सारे मुद्दों पे काम कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा कि हमारी संस्था की सोच क्या है, अप्रोच क्या है। पहला तो मैं ये बता दूं, विजन ऑलमोस्ट विजनरीज का होता है, दोज हु आर द फाउंडर्स दे आर द विजनरी। तो कई बार विजन स्टेटमेंट में ये स्पष्ट होता है कि संस्था किस तरह के समाज की कल्पना करती है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, उदाहरण के लिए हमने कहा, मैं उसी उदाहरण को दोबारा ला रहा हूं, हमारा विजन है समता मूलक समाज का निर्माण, नंबर 1, सही है, ये मेरा विजन हो गया। मैंने मिशन बनाया, उस समता को हमने डिफाइन किया कि वी विल वर्क, देयर आर लॉट ऑफ इनजस्टिसेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, बट वी विल फोकस ऑन द जेंडर जस्टिस। हमने कहा कि हम महिला और पुरुषों के बीच गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए महिलाओं को संगठित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि समता मूलक समाज का निर्माण हो। अब तीसरा हमने कहा, अब इससे हमारे स्ट्रेटेजिक उद्देश्य क्या निकल गए। मिशन में हमने क्या कहा कि महिलाओं को संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैपेसिटेट, वन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमने कहा कि कुशल बनाएंगे, तो कैपेसिटेटिंग वुमेन एंड देयर कलेक्टिव्स। थर्ड हमने कहा आत्मनिर्भर, तो सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड या इनकम, जो भी हमारे ये हमारे तो पॉलिसी और उसके के हमने बातचीत की। तो ये हमारे लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो गए। ये कहां से आए कि हमारे एक तो मिशन में हमने लार्जर गोल कहा था कि महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक वो राजनीतिक सशक्तिकरण। अगर ये उद्देश्य था तो हमने आर्थिक, हमारा एक इश्यू हो गया, सामाजिक एक इश्यू हो गया, राजनीतिक एक इश्यू हो गया। उसके अलावा स्टेक होल्डर एनालिसिस से क्या निकला कि जब तक नीतिगत हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो महिलाओं के लिए स्पेस नहीं बनेंगे, तो नीतिगत पैरवी, और वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये जो विजन, मिशन और जो उद्देश्य को हम इस तरह से डिफाइन कर। दूसरा मैंने स्ट्रेटेजी में जो बात की थी, ये हमें तय करना चाहिए, और कई बार इसीलिए हमने कहा परिस्थिति का विश्लेषण करके कि वहां पर जरूरत क्या है और हमारी क्षमता क्या है। मेरी तो दिली इच्छा होती है कि भाई हर देश में अपना ऑफिस हो, तो कई बार हमारे अपने अवसर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होती है इमीडिएट की, दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कई बार जब तक स्वप्न नहीं होते ना, पूरी संस्था का चरित्र यही है, हम सपनों पे जिंदा है, और उन सपनों को यथार्थ में बदलने की जद्दोजहद ही एक संगठनात्मक जीवन की यात्रा है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीजों को और डिफाइन करने की जरूरत है। अब इसमें मैंने 1-2 चीजें कही थी। स्ट्रैटेजी में मैंने कहा था, ये थोड़ा सा इनपुट भी है, कि हमारे काम करने का तरीका क्या, अप्रोच क्या है। आजकल बहुत सारे लोग थोड़ा कठिन भाषा में कहते हैं व्हाट इज थ्योरी ऑफ चेंज। हम यही कहते हैं, हम ये मानते हैं कि व्यक्ति, महिलाएं संगठित होंगी, उनका विश्वास जगेगा, और वो साथ मिलके महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव लाएंगे। यानी कलेक्टिव्स, women coming together, forming collective taking initiatives and charges to change their lives. That is our theory of change. हम नहीं चेंज करेंगे। तो ये जो हस्तक्षेप का तरीका है, बाद में जब आप लिखने में आते हैं अलग फ्रेमवर्क में लोग मानते हैं, पर ये स्पष्टता हमारे काम करने का तरीका क्या है, तो हमारी थ्योरी ऑफ चेंज स्पष्ट हो जाएगी। यस, थैंक यू सो मच सर। वन मोर क्वेश्चन, बेसलाइन इंफॉर्मेशन के सोर्सेज, या अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, और उनका अगर हम एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमारी संस्था पाना चाहती है, उसको अचीव करना चाहती है, तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हम बेसलाइन इंफॉर्मेशन की सोर्सेज के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। देखिए, बेसलाइन के लिए हमारे पास 3-4 प्राइमरी डाटा है। एक तो सेकेंडरी डाटा, आप किसी भी गांव में जाएंगे, पंचायतों के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, और अन्य तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, आजकल तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट फ्लैगशिप आ गए हैं। अब तो कोविन के माध्यम से हर व्यक्ति का आवश्यक डाटा है। एक तो सेकेंडरी डाटा है, तो वो सेकेंडरी डाटा से वी कैन कलेक्ट द बेसलाइन। दूसरा है कि जो आप पीआरए की टेक्नोलॉजीज हैं, आप हाउस होल्ड पीआरए करके इमीडिएटली सोशल मैपिंग या उस तरह से आप गांव का डाटा बना सकते हैं, या विलेज वाइड डाटा, रिसोर्स मैप, बहुत सारे तरीके। तीसरा कन्वेंशनल तरीका है, आप क्वेश्चनर यूज करते हैं। क्वेश्चनर यूज करके आप हाउस होल्ड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं। बहुत सारा आप सैंपलिंग करके भी करते हैं।
कि भाई सीमित एक गांव में 50 में से 20 आपने एक ही तरह के लोग हैं, 20 लोगों का डाटा लिया एंड यू क्रिएट अ बेसलाइन। अब बेसलाइन का रिजल्ट से फर्क क्या पड़ता है, मैं थोड़ा इस बात पर हाईलाइट कर। माना हमने कहा कि इस गांव में 80 लोग, 80 परिवार रहते, 80 में से 60 किसान है, 60 किसान की एवरेज लैंड साइज इतनी है और वार्षिक इनकी अभी एवरेज इनकम इतनी है। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हम इनका आय संवर्धन का काम करते तो हमारे रिजल्ट कहां से होंगे? आज जिस परिवार की 2000 रुपया है, हमारा रिजल्ट हो गया पर परिवार प्रति माह 2000 से 5000 रुपया बढ़ाना, ये रिजल्ट हो गया। तो वो हमारा टारगेट सेट करने में बेसलाइन हमको मदद करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बेसलाइन के अभाव में जब आपको प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होगा ना, आपके पास बेसलाइन नहीं हो तो आप इम्पैक्ट दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि अभी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं तो हम उसको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो विषय था मॉड्यूल 3 था, जो कि हिंदी में कार्यक्रम और परियोजना विकास एवं प्रबंधन। तो असाइनमेंट 1 जो है, तो मॉड्यूल के जो असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट हमारा जो लिखा है कार्यक्रम, परियोजना और परियोजना प्रबंधन चक्र के बारे में आपकी प्रमुख सीखें क्या रही। ठीक है, ये पहला हमारा असाइनमेंट है और ये पहला हमारा प्रश्न है। इसी अध्याय में दूसरा हमारा प्रश्न है, असाइनमेंट है, जिसमें कि 2 भागों में बांटा गया है। मॉड्यूल की सीख के आधार पर अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं को परिभाषित और व्यवस्थित करें और उन्हें अपने संगठनात्मक विजन, मिशन और रणनीति के संबद्ध करें। दूसरा इसी में है कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन के लिए प्रमुख अंतरालों और सुधार के क्षेत्रों को पहचानें एवं इन अंतरालों को भरने के लिए रणनीति बनाएं। पहला अगर असाइनमेंट अगर हम देखते हैं, जो कि कार्यक्रम, परियोजना और परियोजना प्रबंधन चक्र के बारे में आपकी प्रमुख सीखें क्या रही, इस तरीके से आपको दर्शाना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स में आपको उसको बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन और स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी क्या की लर्निंग्स है या एप्लीबिलिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट्स, उस परिप्रेक्ष्य में आपको उसमें बताना पड़ेगा। दूसरा इसी का पार्ट है प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसीलिए आपको हर एक असाइनमेंट के लिए हर एक स्पीकर को बड़ी तल्लीनता से, बड़े दिमाग से, बड़े कंसंट्रेट करके समझना पड़ेगा। आपको चीटिंग करने का भी कोई मौका नहीं, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एनजीओ के ही लोग हैं। तो ये आपकी समझ को, और बहुत सारे प्रश्न आपको ऑब्वियसली आते होंगे, लेकिन आपको इसमें इस हमारे मैट्रिक्स के आधार पर आपको इसमें बताना पड़ेगा। जैसे कि प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न है कि बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स मॉड्यूल डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन विजन, ये सारा आपको जो है इसी के सापेक्ष आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। चाहे तो आप उसके नीचे भी दे सकते हैं, है ना। दूसरे वाला है आइडेंटिफाई की गैप्स, एरियाज इंप्रूवमेंट फॉर प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल एज स्ट्रेटेजी ओवरकम। ये आपको हिंदी में ही दिया जाएगा और आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको सहूलियत लगती है, जिसमें कि आप अच्छे समझा सकते हैं, जो कि वशिष्ठ ने समझाया है, या आपका इस क्षेत्र में जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ सेक्टर के ही सारे लोग हैं, तो आप उसमें अपने अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आइडेंटिफाई फ्यूचर प्रायोरिटी एरियाज एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। इसके सापेक्ष आप इसी के नीचे ही उसका उत्तर दे दीजिएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाइन में देना, आपको जो समझ आपकी बनती है उसके आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्लीज, कि कब और कैसे जमा करें, प्लीज टाइप एंड ईमेल rakesh@vikoonline.org। ठीक है, इस पे आप मेल कर दीजिए या हाथ से लिखकर स्कैन की गई पीडीएफ फाइल तैयार करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट की तस्वीर ले और राकेश जी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तीसरा मैं ये कहता हूँ, अगर आपको फिर भी इसमें कोई परेशानी लगती है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए या हम इसको प्रश्न को या उत्तर को हम लिख के कैसे भेजें, तो आप कभी भी जो भी फोन नंबर दिए हुए हैं, राकेश जी का, मुक्ता जी का, मंजुनाथ जी का, इवन हमारे किसी भी टीम का, तो आप उन पर जरूर फोन करें और पूछें, ताकि आप उसको अपने तरीके से अच्छे से समझा पाए उस प्रश्न का उत्तर। अगर कोई समस्या हो तो जरूर मदद मांगे, जैसे लिखा हुआ है। कृपया ध्यान दें, इस मॉड्यूल के असाइनमेंट को 26 जनवरी 2021 या उससे पहले आप जमा कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझा दिया है, कितना इजी थे। आप सबमिट करेंगे राकेश जी को,
rakesh@vykonline.org। नंबर भी उनका दे रखा है और यही उनका व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से धन्यवाद और विशेष रूप से हरीश जी को धन्यवाद। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से शुरुआत किया और इनका शुरुआत था विजन मिशन से शुरुआत करके लास्ट तक ले गए इन्होंने, प्रॉब्लम ट्री, सॉल्यूशन ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिकल फ्रेमवर्क तक। तो ये हमारे लिए बहुत सारी अच्छी लर्निंग रही। और इसके साथ ही साथ मैं अपने ऑफ स्क्रीन कुछ साथी हैं, रजत सर और तनिष्का जी और उदय सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अजीत सर का, जिन्होंने कि हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हमारे पूरे BYK की टीम के जो साथी हैं उन्होंने हर कदम पर साथ दिया, एक साथ मिलकर हम लोग काम किए। ये सारे काम विदाउट बॉस फाउंडेशन के अधूरा रहता और ख़ास करके डॉक्टर OP गोयल जी, OP जांगड़ा जी का हम दिल से विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और मैं सारे प्रतिभागियों का हृदय से नमन करता हूं कि वो इसी तरीके से वो जुड़े रहें। अगले कार्यक्रम 3 फरवरी को है और उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। फिर से एक बार सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.